हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैब। आप लोगों का स्वागत है हमारी स्पेशल लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम आपके साथ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2021 एंड 22 की डिस्कशन करने वाले हैं। और इस पूरी लेक्चर सीरीज में चैप्टर वाइज इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम्स के लिए जरूरी है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशंस में, खास तौर पर अगर हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये दो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जरूरी किस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं? क्योंकि हिमाचल का जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, हम पिछले सालों में कई बार ऐसे क्वेश्चंस देख चुके हैं। अगर मैं लास्ट एग्जाम की बात करूं, 2020 का जो एग्जाम 2021 में कंडक्ट करवाया गया, प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर भी हमें 3 से 5 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे से रिजॉल्व हो सकते थे, राइट। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक करंट अफेयर्स को और जो करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनके बारे में ज्यादा जानकारी अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको ये दो डॉक्यूमेंट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन ऑब्वियसली ये जो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट आया है, बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट है और स्टूडेंट्स जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं उनके लिए फिजिबल कई बार ये नहीं हो पाता है कि हम पूरे सर्वे को शुरू से लेके एंड तक पढ़ें और उसके अंदर से एग्जाम में आने वाली चीजें क्या हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, वो कैसे फिल्टर आउट करें। तो वहां पर एडुटैब आपकी मदद करने आए, राइट। तो हम चलाने वाले हैं ये स्पेशल लेक्चर सीरीज। 5 सेशंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये सेशंस हमारे होने वाले हैं 5th मार्च, 6th, 7th, 8th एंड 9th मार्च को। और इन 5 दिनों के अंदर रोज शाम को 6 बजे हमारे YouTube चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे ये लेक्चर। आज का जैसे ये लेक्चर है जो 5th मार्च को मैं आपके साथ कंडक्ट कर रहा हूं, यहां पर हम पहले 4 चैप्टर्स जो है हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के, उसके अंदर से जो भी इंफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी है वो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट। तो पेन पेपर आप लोग लेके बैठेंगे और इस पूरे सेशन को एंड तक आप देखने वाले हैं। इसके बाद हम सेकंड सेशन के अंदर यानी कि 6 मार्च को 6th, 9th एंड 16th चैप्टर डिस्कस करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट 10th एंड 13th चैप्टर ऑन 7th मार्च। 8th मार्च को चैप्टर 7, 11, 12 और उसके बाद 5, 8, 14, 15 ये चैप्टर्स हमारे आपको डिस्कस करने को मिलेंगे हमारे सेशंस के ऊपर। इन पूरे स्केड्यूल को अगर आप एक बार डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये स्केड्यूल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और रोज शाम को 6 बजे वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, लाइव हो जाएगी और उसके बाद जो है आप इस वीडियो को कई बार भी रिवाइज करके भी इसको देख सकते हैं। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही हर सेशन के साथ आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा समरी पीडीएफ। जस्ट बोल दो इसको समरी पीडीएफ बोल दो। मैं इसको सक्सेस डॉक्यूमेंट कह सकता हूं। सक्सेस डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि आपको खुद के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा है, चाहे वो स्कीम्स के नाम हैं, चाहे वो ट्रेंड्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे में जो मेंशन किए गए हैं, वो आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म के अंदर बिल्कुल ही उसको एकदम तरीके से निचोड़ करके इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग आपके सामने लेकर आने वाले हैं। और ये पूरी जिस्ट आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस पूरी जिस्ट का, उस पूरी पीडीएफ का। उसको आप डाउनलोड करोगे और इस सेशन के बाद आपको जैसे पहले चारों चैप्टर की जिस्ट आपको मिलने वाली है, ठीक है। और ये चारों चैप्टर जो है पहले काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, तो एक एक करके हम इन चैप्टर्स को पकड़ते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 जनरल ओवरव्यू। चैप्टर 1 जनरल ओवरव्यू है। चैप्टर 2 में हम स्टेट इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस और टैक्सेशन की बात करेंगे। चैप्टर 3 में कोविड-19 का जो इंपैक्ट रहा है हिमाचल के ऊपर, उसकी हम लोग बात करेंगे। और चैप्टर 4 में एसडीजी और गुड गवर्नेंस के इंडेक्स की हम लोग बात करने वाले हैं। अब आप एक चीज यहां पर और समझिए, हिमाचल प्रदेश के प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वेज में जो एस्पिरेंट्स कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं हिमाचल एग्जाम्स की, तो उन्होंने प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़े हुए हैं। और जो नए एस्पिरेंट हैं, जो पिछले इकोनॉमिक सर्वेस को नहीं जिन्होंने रीड किया है, उनके लिए थोड़ा सा ये जो इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट है और इसके जो लेक्चर्स हैं वो थोड़े से हो सकता है कॉम्प्लेक्स लगे। लेकिन अगर आप प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वेस को पढ़ चुके हो तो आपको तो सिर्फ अपने डेटा को अपडेट करना है। आपको सिर्फ कुछ नए चैप्टर्स जो ऐड हुए हैं इकोनॉमिक सर्वे में, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 कोविड-19 इंपैक्ट एंड रिकवरी। ऑब्वियसली कोविड-19 का जब पैंडेमिक नहीं था तो उससे पहले ये चैप्टर भी इस इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट नहीं था, लेकिन अब इसको इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं, जो पिछले इकोनॉमिक सर्वेस को पढ़ चुके हैं, उनको इस पूरे लेक्चर के अंदर ज्यादा खास मुश्किल नहीं होने वाली है। सिर्फ डेटा उन लोगों को अपडेट करना है। लेकिन वो एस्पिरेंट्स जो कि पुराने इकोनॉमिक सर्विस को नहीं पढ़े हैं जिन्होंने, उनको बहुत ध्यान से इस पूरे लेक्चर को देखने की जरूरत है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना आसान हो सके उतनी आसान भाषा में मैं आपको ये पूरा लेक्चर समझाने की कोशिश करूं, राइट। पीडीएफ के अंदर जैसे मैंने आपको बताया जो जिस्ट मिलेगा, उस जिस्ट में तो सारा डेटा आपके लिए बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने लिस्ट कर दिया है। वहां पर आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे का जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए जरूरी है वो मिल जाएगा। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वो डॉक्यूमेंट मैंने आपके लिए बनाया ताकि आप उसको दोबारा जाके जो रिवाइज करेंगे तो आपको उसमें ज्यादा समय ना लगे। और इस लेक्चर में मेरा काम होगा कि आपको कोई भी ऐसी कंफ्यूजन ना रहे उस डॉक्यूमेंट के बारे में, कोई भी ऐसी
कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा डेटा आपके माइंड से जो है मिस ना हो जाए, इग्नोर ना हो जाए, वो आपको कवर करवाना मेरी जिम्मेदारी होगी इस लेक्चर के अंदर, राइट। तो अब देखो, सबसे पहले चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं, जनरल ओवरव्यू। अब जनरल ओवरव्यू में मैं आपको एक कंटेंट्स दिखा रहा हूं, बिकॉज ये जो पहला चैप्टर होता है जनरल ओवरव्यू, ये एक्चुअली पूरे इकोनॉमिक सर्वे का ओवरव्यू होता है। टोटल चैप्टर्स जो है 16 चैप्टर्स इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर लाए गए हैं, और इसमें चैप्टर 1 जो है, दिस चैप्टर 1 इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द चैप्टर 2 टू 16, चैप्टर नंबर 2 से लेकर के 16 तक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर बता दी गई हैं। और इसके अलावा जो एक मैक्रो व्यू है, एक ऊपर से देख करके जो अंदाजा लगाया गया है हिमाचल की और इंडिया की इकोनॉमी का, उसके बारे में इस चैप्टर 1 के अंदर बात की गई, ठीक है। फिर अब चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पिछले HPAS प्रीलिम्स एग्जाम में हमें 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले थे जहां आंसर करने के लिए आपको इस चैप्टर की अच्छी समझ होनी जरूरी थी। इस चैप्टर में हम बेसिकली हिमाचल प्रदेश के जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस तरीके का हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है, जीडीपी का ग्रोथ रहा है, पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रहा है, उसकी हम लोग बात करते हैं। पब्लिक फिनांस और टैक्सेशन, जो गवर्नमेंट ने पिछले बजट्स के अंदर कितना टैक्स कलेक्ट किया, कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने करना था, वो कहां एक्सपेंडिचर किया, ये सारी चीजें हमको यहां पर देखने को मिलती हैं। तो एक तरीके से आपको हिमाचल की इकोनॉमी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कई बार फैक्चुअली पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। मल्टीपल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में हमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और ये पूरा कॉपी करके इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया क्वेश्चन होता है, और वो आंसर करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी अगर आप ये चैप्टर और जो जिस्ट मैं आपको देने वाला हूं चैप्टर की वो पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 3 देखते हैं, कोविड-19 का इंपैक्ट और रिकवरी कैसी है हिमाचल में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोविड-19 का जो इंपैक्ट है, अगर हम देखें 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर जो था, बहुत हार्ड हिट हुआ वहां पर कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से। लॉकडाउन पूरे देश में लगा हुआ था और हिमाचल में भी लगा हुआ था, और हिमाचल की इकोनॉमी अगर हम देखें तो कितनी ज्यादा वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है, कितनी ज्यादा वो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें भी अगेन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और ये सारी चीजें कोविड पैंडेमिक के टाइम में इनको काफी ज्यादा जो है शॉक लगा था। तो इस वजह से हिमाचल की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा है बिकॉज ऑफ कोविड-19, ये भी हम लोग चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, और सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए उन इंपैक्ट्स को रिमूव करने के लिए, जो मुश्किलें आई हैं पैंडेमिक की वजह से उसको दूर करने के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जो 17 SDGs हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दिए गए हैं, उनको अचीव करने में हिमाचल की क्या प्रोग्रेस रही है, हिमाचल के कौन से गोल्स जो हैं वो अचीव होने वाले हैं, कौन से गोल्स जो हैं उसमें हिमाचल थोड़ा पीछे चल रहा है, इसकी भी हम लोग आपके साथ बात करेंगे। इन एडिशन टू दिस हम गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो कि भारत सरकार के द्वारा लाया गया और हिमाचल के अंदर भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसका डिस्कशन करेंगे। और जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक रिपोर्ट निकालता है, याद रखो HDR रिपोर्ट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वहां पर हम MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करते हैं, तो वो हिमाचल में उसका क्या स्टेटस है वो भी यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 बैंक फाइनेंसेस और इंस्टीट्यूशंस जो हिमाचल के अंदर है, नाबार्ड की हम बात करें, नैपकॉन्स की बात करें, पूरा क्वेश्चन हमें पूछा गया था 2020 के प्रीलिम्स में, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 में हम इन्फ्लेशन, प्राइस मूवमेंट, फूड मैनेजमेंट की बात करेंगे, जहां पर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसकी डिस्कशन करते हैं। सिविल सप्लाईज जो हिमाचल के अंदर हैं, जो फूड सप्लाईज हिमाचल के अंदर हैं, उसका क्या स्टेटस है, प्रोग्रेस है, वो हमें चैप्टर 6 से पता चलता है। फिर बात आती है चैप्टर 7, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड अलाइड सेक्टर, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अंदर अलग अलग स्कीम्स दी गई हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में, जो सरकार की, हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो लाई गई हैं, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। फिर आता है चैप्टर नंबर 8, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट, जहां पर जल जीवन मिशन, जो टैप्ड वाटर कनेक्शन के लिए सरकार की तरफ से चलाया जा रहा मिशन है, इसकी डिस्कशन होगी। इरिगेशन का क्या स्टेटस है हिमाचल में, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं, स्टेट नॉलेज सेल जो क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, उसके बारे में आपको सारी डिस्कशन चैप्टर नंबर 8 में मिलेगी। और चैप्टर नंबर 9 में हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हिमाचल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, हिमाचल में MSMEs का क्या हाल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या हाल है, ये सारी चीजें आपके चैप्टर नंबर 9 में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, ठीक है।
फिर आता है चैप्टर नंबर 10 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, अगेन अबाउट द वर्किंग पॉपुलेशन इन हिमाचल, स्किल डेवलपमेंट इन हिमाचल, जो वोकेशनल एजुकेशन है हिमाचल के अंदर, किस तरीके से हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं हिमाचल के अंदर, और वर्कर्स के वेलफेयर और बेनिफिट के लिए हिमाचल की सरकार काम कर रही है, वो सारा डेटा आपको यहां से मिलता है। चैप्टर नंबर 11 पावर की बात होती है यहां पर कि हिमाचल में हम जानते हैं कि हाइड्रो पावर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर है हिमाचल में, जिससे हिमाचल की इकोनॉमी डेवलप होती है। तो पावर सेक्टर को डेवलप करने के लिए हिमाचल में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, पिछले सालों में क्या कदम उठाए गए हैं, उनकी प्रोग्रेस क्या है, वो भी चीज आपको चैप्टर नंबर 11 के अंदर पता चलती है। फिर आता है आपका नंबर चैप्टर 12 एंड 13 टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट एंड सोशल सेक्टर। ये दो चैप्टर आप अगर मेरी बात माने प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस एग्जामिनेशन में भी GS2 और GS3 के पेपर में आपको सोशल सेक्टर में बहुत सारी जो एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग, इन सब के ऊपर जो बातें की गई हैं, जो स्कीम्स लाई गई हैं, जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो सारा डेटा आपको चैप्टर नंबर 13 से मिलता है। एक एक्सटेंसिव लेक्चर आपके साथ कवर किया जाएगा जहां पर आपके साथ सोशल सेक्टर को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, और फाइनली वी विल टॉक अबाउट द रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और हिमस्वान हिमाचल प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर जैसी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई इनिशिएटिव्स हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। सो दीज आर इन ऑल 16 चैप्टर्स, 16 चैप्टर हैं जिनको एक एक करके हम 5 सेशंस के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो ये तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है चैप्टर नंबर 1 जनरल ओवरव्यू के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में शुरुआत इकोनॉमिक सर्वे क्या कर रहा है, एसेंस क्या है इकोनॉमिक सर्वे का, वो मैं आपको बताता हूं। तो इकोनॉमिक सर्वे के पहले चैप्टर में ही शुरुआत की गई है कोविड पैंडेमिक को इन्वोक करके। सरकार ने बताया, सर्वे ने हमें बताया कि कोविड पैंडेमिक शुरुआत हुई 2019 में, लेकिन इंडिया में जो कोविड पैंडेमिक फैला है वो 2020 में बहुत ज्यादा सीरियस हुआ है, ठीक है। और उसकी वजह से हमें पता है कि सबसे पहला जो इंडिया के अंदर नेशनल लॉकडाउन लगा, सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो था, जो इकोनॉमी भी जहां पर पूरी बंद हो गई थी, वो हमारा 2020 to 21 का फिस्कल ईयर था। फिर 21 to 22 के फिस्कल ईयर में ये जो लॉकडाउन दोबारा भी लगे सेकेंड वेव के अंदर भी, वो उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, ठीक है। वैक्सीनेशन भी काफी लोगों को लग चुकी थी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी अब थोड़ी बहुत जो है चल रही थी लास्ट फिस्कल ईयर में। तो इकोनॉमिक सर्वे इसको हाईलाइट करता है कि पिछले 2 सालों में हमने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत शॉक में देखा है बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक। इस पे ग्लोबल शॉक भी है, नेशनल शॉक भी है, स्टेट लेवल पे भी शॉक है। ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हिट हुए हैं। एक्सटर्नल इनकम्स जो होती थी, जो हम बाकी देशों से कमा करके पैसा इंडिया में आता था, या फिर इंडिया में जो हम सर्विसेज दूसरे नेशन से इंपोर्ट करते थे, वो उसको बहुत गहरा धक्का लगा। इसको अब यहाँ पर कैसे समझना है आपको कि सर्वे ये बता रहा है कि जो शॉक लगा है वो 2 तरीके का शॉक है बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक। डिटेल में मैं आपको इसको आगे भी बताऊंगा 2 तरीके का शॉक कैसे है, ट्विन शॉक कैसे है। पहला शॉक लगा है सप्लाई साइड का और दूसरा है डिमांड साइड का। क्योंकि कोविड का पेंडेमिक हो गया तो जो लोगों की डिमांड होती है अलग अलग सर्विसेज के लिए, चाहे आपको कुछ खाने के सामान खरीदने हैं, आपको दूसरे रेस्टोरेंट्स में जाकर के खाना खाना है, आपको टूरिज्म करना है, आपको दूसरी जगहों पे घूमना है, आपको अलग अलग चीजें खरीदनी है, तो ये जो डिमांड है ये डिमांड ऑब्वियसली कम हो गई बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। क्योंकि लोगों के हाथ में जो इनकम थी वो इनकम कम हो रही थी, दुकानें नहीं खुल रही हैं, फैक्ट्रीज नहीं ऑपरेट कर रही हैं, टूरिज्म के जो सारे साधन हैं वो बंद हो चुके हैं, रेलवेज काम नहीं कर रही हैं, एयरपोर्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, तो लोगों के हाथ में इनकम नहीं आ रही है। इनकम नहीं आने के साथ साथ लोगों के साथ ये भी दिक्कत थी कि अब उनके मन में एक डर था कि हमें आगे ये खर्चे जो हैं वो हमारे बढ़ सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। इसकी वजह से हमें अपनी सेविंग्स को बचा के रखने की जरूरत है, हमें अपने पैसे को बचा के रखने की जरूरत है और हम उसे खर्च नहीं करेंगे। तो डिमांड कम हो गई। मार्केट में जब डिमांड कम हो जाती है तो ऑब्वियसली उससे इकोनॉमी के ऊपर एक इंपैक्ट जाता है जो गलत होगा, राइट। इसके बाद सप्लाई साइड बॉटलनेक्स भी हमारे बन गए क्योंकि ट्रक्स नहीं चल रहे हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो पूरा बंद है, रेलवे सेक्टर बंद है, हमारी जो एयरलाइंस हैं वो बंद है। इसकी वजह से जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही क्योंकि फैक्ट्रीज बंद है तो प्रोडक्शन बंद हो चुकी है, दुकानें बंद है, होलसेलर्स बंद है, तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर जो स्टॉक आया है वो स्टॉक अब कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, राइट। तो इसकी वजह से सप्लाई साइड की तरफ से भी बहुत सारे नुकसान हमारे इकोनॉमी को देखने को मिले हैं। तो ये 2 तरीके के शॉक्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक, यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताता है, देयर आर ट्विन काइंड ऑफ शॉक्स, वन साइड इज ऑन डिमांड एंड अदर ऑन द सप्लाई साइड। और गवर्नमेंट ने खर्चा करके स्कीम्स को ला करके कोशिश की है कि दोनों तरीके की शॉक्स को हम लोग वहां पर दूर कर दें, राइट। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे जनरल ओवरव्यू के अंदर यही बात करता है। इसके बाद
यहां पर कुछ डेटा मैं आप लोगों के लिए लिस्ट कर रहा हूं, ये नंबर्स आप लोग याद कर लीजिए, ये नंबर्स मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए भी आगे चलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल ओवरव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यहां पर हम हिमाचल इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, हिमाचल स्टेट की इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे, पूरे नेशनल लेवल के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे हमें क्या बताता है कि जो हमारे देश की जीडीपी है वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुई है पिछले फिस्कल ईयर में, उसकी हम लोग बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इकोनॉमी जीएस में आपका रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी टर्म्स यूज करने वाले हैं, बार बार हम इन टर्म्स को यूज करेंगे जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो किन टर्म्स की हम लोग यहां पर बात करेंगे, इसको एक बार बहुत ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। हम लोग बात करते हैं पहले जीडीपी की। ठीक है, जीडीपी का मतलब हम सबको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का एक तरीके से मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर अगर हम नेशनल लेवल के ऊपर बात करें तो नेशनल लेवल में जीडीपी मतलब देश के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसकी टोटल वैल्यू क्या है, टोटल प्रोडक्शन जो हुई है भारत के अंदर उसकी वैल्यू क्या है, वो बन जाती है हमारी जीडीपी। अब इस प्रोडक्शन में हम सर्विसेज को भी इंक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ गुड्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सर्विसेज भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अब जीडीपी को कैलकुलेट करने के कई तरीके होते हैं इकोनॉमी के अंदर, हमें उसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन इस एग्जाम में और इस इकोनॉमिक सर्वे में जो तरीके डिस्कस किए गए इसकी मैं आपके साथ बात करूंगा। एक तरीका होता है जिसमें हम कांस्टेंट प्राइसेस यूज करते हैं, और एक तरीका होता है जहां पर हम करंट प्राइसेस यूज करते हैं। कांस्टेंट और करंट प्राइसेस का मतलब क्या है, एक कांस्टेंट प्राइसेस वाले तरीके के अंदर हम एक किसी फिस्कल ईयर के जो भी दाम चल रहे होते हैं, जो भी प्राइसेस मार्केट के अंदर चल रहे होते हैं, उसको हम कांस्टेंट मान करके सब्सिक्वेंट ईयर्स की जीडीपी को उन्हीं प्राइसेस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि 2020-21 के फिस्कल ईयर के अंदर इंडिया की जब भी जीडीपी कैलकुलेट की जाएगी तो यानी जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, जो भी गुड्स बने हैं, जो भी सर्विसेज लोगों के द्वारा खरीदी गई हैं, उन सबके प्राइसेस को जोड़ दिया जाएगा, उन सबके प्राइसेस को ऐड किया जाएगा, उससे हमारी जीडीपी मिलेगी। तो अगर हम कहते हैं कि 2 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो 2 ट्रिलियन अगर हमारी जीडीपी है तो इसका मतलब क्या है कि भारत के अंदर जो भी सामान बना, जो भी सर्विसेज जो है वो लोगों को मुहैया कराई गई, उसका जो भी प्राइस था, जो वैल्यू था, वो 2 ट्रिलियन था। ठीक है, तो इसका मतलब प्राइसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। तो हम कांस्टेंट प्राइसेस में क्या करते हैं, अभी भारत के अंदर 2011-12 में जो प्राइसेस चल रहे थे उन प्राइसेस को यूज करके हम हमेशा जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर। इसका मतलब है कि मेरे हाथ में जो ये पेन है इसकी कीमत अगर 2011-12 में 10 रुपए थी, तो आज के समय में भी हम इस पेन की कीमत को 10 रुपए मान करके कैलकुलेट करेंगे जीडीपी। लेकिन आज के समय में क्योंकि महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन होता रहता है, तो हो सकता है इस पेन की कीमत 10 से 12 रुपए हो गई हो, हम उसको 12 रुपए नहीं मानेंगे। इससे हमें ओरिजिनली पता चलेगा कि क्या हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल 2011-12 के टाइम में अगर पूरे इंडिया में ऐसे सिर्फ 10 पेन बनते थे और एक पेन की कीमत होती थी 10 रुपए, तो 10 पेन, एक पेन की कीमत 10 रुपए, यानी पूरे इंडिया में टोटल 100 रुपए के पेन बन रहे हैं ऐसे। ठीक है, अगर मैं सही मायने में देखना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, तो मैं आज के समय में यह जानना चाहूंगा कि इंडिया में ऐसे कितने पेन बनते हैं। और अगर आज के समय में इंडिया में ऐसे 200 पेन बनते हैं तो मैं उनको 10 रुपए का ही एक पेन मान के कैलकुलेट करूंगा और मुझे पता चलेगा कि पूरे इंडिया में 10 रुपए का एक पेन और 200 पेन मैं पूरे इंडिया के अंदर बेच रहा हूं, तो मुझे 200 into 10 यानी 2000 रुपए की पूरे इंडिया की जीडीपी दिखेगी इन टर्म्स ऑफ दिस पेन। आपको बात समझ आई? लेकिन अगर मैं इन्फ्लेशन को ध्यान में रखूं, मैं आज के दाम के हिसाब से कैलकुलेट करूं, तो क्या हो सकता है कि 2011-12 में भी पूरे इंडिया में 10 पेन बनते थे, आज के समय में भी पूरे इंडिया में 10 पेन बनते हैं, लेकिन पेन की कीमत 10 रुपए की जगह अब 110 रुपए हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 110 into 10 हमें वहां पर करना पड़ेगा और हमें लगेगा कि इंडिया की जीडीपी बढ़ गई है। तो इस वजह से हम 2 अलग अलग प्राइसेस के ऊपर जीडीपी को कैलकुलेट करने का काम करते हैं। जो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर जीडीपी कैलकुलेट की जाती है इसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। जो जीडीपी हम करंट प्राइसेस के, आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ज्यादातर रियल जीडीपी को ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है,
ये डिसाइड करने के लिए कि किसी भी देश की जीडीपी या इकोनॉमिक कैसे ग्रो हो रही है। और नॉमिनल जीडीपी हम सिर्फ ये यूज करने के लिए कैलकुलेट करते हैं कि आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से, आज की महंगाई के हिसाब से जीडीपी किस तरीके से बढ़ रही है। तो ये टर्म आप लोग अपने माइंड में क्लियर रखेंगे। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जीडीपी कितनी बढ़ी, कितनी कम हुई पिछले फिस्कल ईयर के अंदर। वहां पर हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों की बात करेंगे। अब इसको इस माइंड मैप से आप याद रखने की कोशिश करो। रियल जीडीपी मतलब असली जीडीपी की ग्रोथ। असली जीडीपी की ग्रोथ में हम प्राइसेस को कांस्टेंट रख लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि 2011-12 में हर चीज का जो दाम चल रहा था वो दाम अभी तक सेम है, ताकि हमें सही से पता लग सके कि एक्चुअली इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, अगर हम करंट प्राइस यूज करेंगे इसका मतलब हम आज के दामों को यूज कर रहे हैं। इससे हमें उतनी एक्यूरेट पिक्चर नहीं मिलती है। ये नॉमिनल पिक्चर है, ये हमें देखने में लग रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एक और टर्म आती है जो है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड, आप बस इतना ध्यान रखो एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इकोनॉमी में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो तब आप ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ोगे। लेकिन जीवीए का मतलब क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड में हम प्रोडक्शन की साइड से, इंडस्ट्रीज की साइड से कैलकुलेट करते हैं कितनी प्रोडक्शन हम लोगों ने इंडिया के अंदर की है। जीडीपी में क्या होता है कि वी आर कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम द कंज्यूमर साइड। अब कंज्यूमर साइड का मतलब है कि जब मैं ये पेन खरीदने जाऊंगा 10 रुपए का, तो मैं अगर 10 रुपए का पेन खरीद रहा हूं और उस हिसाब से हम इंडिया के अंदर कितने पेन बन रहे हैं वो कैलकुलेट करेंगे तो वो जीडीपी बनेगा। लेकिन इस पेन को बनाने वाली जो कंपनी है वो कंपनी इस पेन को बनाती है लेटेस्ट से 6 रुपीज के अंदर, और वो बाकी जो 4 रुपए हैं वो 4 रुपए या तो वो टैक्स देती है गवर्नमेंट को, जीएसटी देती है गवर्नमेंट को, या फिर वो मार्केटिंग में उस जो रुपए हैं, जो 4 रुपए हैं उनको खर्च कर रही है, ट्रांसपोर्ट में खर्च कर रही है। तो प्रोडक्शन साइड पे जो खर्चा आता है वो कम आता है। तो इसलिए जो जीवीए होता है वो हमेशा थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू जीडीपी, क्योंकि इसके अंदर सब्सिडी, इसके अंदर टैक्सेस हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो जीवीए की भी बात होगी, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जीडीपी। जब भी कोई कहता है भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, घट रही है, ग्रोथ रेट पॉजिटिव था, नेगेटिव था, तो हम बेसिकली यहां पर जीडीपी की बात कर रहे होते हैं। जीवीए का हम यूज करते हैं जब हमें यह देखना होता है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ, कितना वहां पर फॉल हुआ, तब हम जीवीए का यूज करते हैं। पूरी इकोनॉमी को मेजर करने के लिए हम जीडीपी का यूज करते हैं। क्लियर हो चुका है? तो ये एक छोटी सी कहानी आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिएगा। इसके बाद एक कहानी आप लोगों को और जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। वो कहानी है अबाउट एडवांस एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट एंड बजट एस्टिमेट। बहुत ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाऊंगा मैं। एडवांस एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट। एडवांस एस्टिमेट का मतलब क्या है? जीडीपी कैलकुलेट करनी है, महंगाई कैलकुलेट करनी है, एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम एक एस्टिमेट बनाते हैं जो एक एडवांस एस्टिमेट होता है। क्योंकि एक पूरे साल का 2021-22 का अगर हम फिस्कल ईयर उठाकर देखें तो बहुत कम समय के अंदर हम इस पूरे साल की हो रही जीडीपी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। पहले हम एक एस्टिमेट लगाते हैं, उसमें एक फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आता है, एक सेकंड एडवांस एस्टिमेट आता है। इसके बाद आधा जब साल हमारा बीत जाता है, 10 महीने बीत जाते हैं, तब जाकर हम रिवाइज एस्टिमेट निकाल कर आते हैं। उसमें भी पहला रिवाइज एस्टिमेट होता है, सेकंड रिवाइज एस्टिमेट होता है, थर्ड रिवाइज एस्टिमेट होता है, राइट। और बजट एस्टिमेट क्या होता है कि जब हम नेक्स्ट फिस्कल ईयर के बारे में, जो फिस्कल ईयर अभी तक आया नहीं है, जैसे कि अभी 2022-23 का फिस्कल ईयर आना है, मार्च के बाद अप्रैल से वो स्टार्ट होगा, लेकिन जो बजट अभी जयराम ठाकुर जी ने पेश किया है वो 22-23 के फिस्कल ईयर के लिए है। और उस बजट में जो अंदाजा लगाया गया है, एस्टिमेशन लगाया गया है, उसको हम बोल देंगे बजट एस्टिमेट। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए होगा। और ये जो हमारे एडवांस और रिवाइज एस्टिमेट होते हैं, ये हमारे पास्ट या करंट फिस्कल ईयर के लिए होते हैं, जिसमें हम रिवाइज करते हैं अपने टारगेट को। और जो रिवाइज एस्टिमेट्स होते हैं ये ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। इसमें भी जो हमारा सेकंड रिवाइज और थर्ड रिवाइज एस्टिमेट है वो ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। ठीक है, तो अभी हम जो डेटा देखेंगे उसमें आपको कई बार ऐसी टर्म्स देखने को मिलेंगी, रिवाइज एस्टिमेट, सेकंड रिवाइज या थर्ड रिवाइज एस्टिमेट। तो आप समझ जाइएगा कि जो रिवाइज एस्टिमेट्स हैं वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू द फर्स्ट एस्टिमेट्स। क्लियर? एडवांस एस्टिमेट्स क्लियर है? अब ये सारी कहानी डिस्कस करने के बाद अब यहां पर आप देखो जो चीजें मैं आपको बताना जा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर डेटा मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले पूरे इंडिया की अगर हम बात करें, नंबर याद रखना, रियल जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 2011-12 के प्राइसेस के ऊपर। अगर हम भारत की जीडीपी देखें तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 2020-21 के फिस्कल ईयर में, और ये कॉन्ट्रैक्शन है -6.6%। -6.6%।
अभी हमारा जो फिस्कल ईयर चल रहा है वो कौन सा है, 2021-22, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर की, 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। और इस फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या देखा कि जो हमारा पूरा जीडीपी है वो -6.6% की ग्रोथ से कम हुआ है, और इसका कारण क्या है, कोविड पेंडेमिक, जैसा हम जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉमिनल जीडीपी यानी कि 2020-21 में जो दाम इंडिया के अंदर चल रहे थे, जो इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर चल रही थी, उसको अगर ध्यान में रख लें तो -1.4% का हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और ये -1.4% आप देख रहे हो कम आया है, ठीक है। -6.6% से कम है -1.4%। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो महंगाई है वो ऑब्वियसली ज्यादा है 2020-21 में एज कंपेयर टू 2011-12। तो जितनी भी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हुई होगी, हर आइटम का दाम ज्यादा होगा 2020-21 में, और इसकी वजह से हमें लग रहा है कि इंडिया में जो कमी आई है प्रोडक्शन के अंदर वो थोड़ी कम आई है। क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से देखो कॉन्ट्रैक्शन इन ग्रॉस वैल्यू एडेड, अगर हम इंडस्ट्री के साइड से देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी जो प्रोडक्शन वो कम हुई है, तो इट इज अबाउट -4.8%। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इसको नोट्स बना लो, इसको आपको मैं जो जिस्ट दूंगा वहां पे सारे डेटा आपको मिल ही जाएगा। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और ये सिर्फ अभी मैं इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। जीवीए की अगर हम बात करते हैं तो -4.8% का कॉन्ट्रैक्शन हमें 2020-21 में देखने को मिल रहा है। अगर 2019-20 देखोगे तो 3.8% का ग्रॉस वैल्यू एडेड पॉजिटिव था, यानी कि ग्रोथ हो रही थी। सेक्टर वाइज सारा डिवीजन आपके सामने मैंने यहां पर रख दिया है। इकोनॉमिक सर्वे में देखने में हमें पता चला कि 20-21 में -15.3% कमी आई ग्रॉस वैल्यू एडिशन में फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग। क्यों हुआ, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज में और कम्युनिकेशन में कमी क्यों आएगी, क्योंकि कोविड पेंडेमिक में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत बड़ा धक्का लगा है। हमें पता है पूरे लॉकडाउन के अंदर ट्रांसपोर्ट एक ऐसा सेक्टर था जो काफी हद तक डैमेज हुआ है। इसके साथ ही ट्रेड, होटल्स, रेस्टोरेंट्स -22.4% का ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, यानी कि बहुत भारी गिरावट हुई है ट्रेड, होटल और रेस्टोरेंट में। और सेम कारण है क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है, और सारी अगर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो सबसे ज्यादा ट्रेड के ऊपर, होटल्स के ऊपर, रेस्टोरेंट्स के ऊपर, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर थी, टूरिज्म के ऊपर थी। क्लियर है। इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव ग्रोथ भी है। पॉजिटिव ग्रोथ देखो, फाइनेंशियल सर्विसेज में पॉजिटिव ग्रोथ है 5.1% का, रियल एस्टेट में 1.2% का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस में 2.3% का, यानी वो सेक्टर्स जहां पर इकोनॉमिक जो स्लगिशनेस है वो कोविड पेंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा नहीं आई। बाकी जो दूसरी सर्विसेज है उसमें -11.5% का हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। क्लियर। एग्रीकल्चर में 3.3% का ग्रोथ है। अब ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो कोविड पेंडेमिक के टाइम में ऐसा कौन सा सेक्टर है इंडिया के अंदर, प्राइमरी सेक्टर जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। 3.3% की पॉजिटिव ग्रोथ है, हालांकि 2019-20 में ये 5.5% था। तो जितनी ग्रोथ पहले सालों में हुई है उससे कम ग्रोथ हुई है, लेकिन स्टिल पॉजिटिव ग्रोथ है एग्रीकल्चर के टाइम में भी, फॉरेस्ट्री में भी और फिशिंग में भी, ऑल ओवर इंडिया। माइनिंग का जो सेक्टर है वो हिट हुआ है क्योंकि सारे जो माइंस थी बंद थी, इंडस्ट्रीज जो थे वो बंद थे। मैन्युफैक्चरिंग में भी -0.6% का हमारा डिक्लाइन हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई में भी हमें -3.6% का घाटा देखने को मिला है एट बेसिक प्राइसेस, दैट मींस एट द कांस्टेंट प्राइसेस। क्लियर। अब पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें पूरे देश की -4% वो पर कैपिटा इनकम गिर गई है। पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम अगर कांस्टेंट प्राइस पे देखें तो -9.7% गिरी है। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है ये आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से है, और अगर हम असली इन्फ्लेशन देखना, असली डिक्लाइन देखना चाहते हैं पर कैपिटा इनकम में 2011-12 के प्राइस के हिसाब से, तो वो हमारी -9.7% है। लगभग -10% का रिडक्शन हुआ है पर कैपिटा इनकम के अंदर भारत के अंदर। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में इन सारे नंबर्स के साथ आपका परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपको परसेंटेज ही पूछा जाएगा 90%, मेरा ये पूरा आपके साथ दावा है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिए जाए पूरे नंबर, जहां पर आपके साथ पूरा परसेंटेज के अलावा आपको एब्सोल्यूट नंबर अगर पूछे जाए तो वो भी मैं आपको आगे जाकर बता दूंगा जब हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर हिमाचल की इकोनॉमी का ओवरव्यू देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जो है हिमाचल की जीडीपी में देखने को मिला 2020-21 के फिस्कल ईयर में -1.6% का कॉन्ट्रैक्शन था एट दी नॉमिनल जीएसडीपी। नॉमिनल जीएसडीपी का मतलब क्या हुआ, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी तो हमारे पूरे देश की होती है और जीएसडीपी हमारे अपने हिमाचल प्रदेश की होगी। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में -1.6% का डिक्लाइन है। अगर हम करंट प्राइसेस नॉमिनल पे देखें, अगर हम रियल प्राइस के ऊपर देखें, यानी 2011-12 के प्राइस को मान करके अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करें तो -5.2% का रिडक्शन हमें देखने को मिला है हिमाचल में अपनी जीडीपी के अंदर। ठीक है। पर कैपिटा इनकम हिमाचल की करंट प्राइस पे हमें सिर्फ बताई गई इकोनॉमिक सर्वे में, जो कि -1.3% के हिसाब से डिक्लाइन करी है। कंज्यूमर प्राइस का इन्फ्लेशन जो है 5.1% रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहां से क्या पता लगी कि एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर के हिमाचल के अंदर ज्यादा पॉपुलेशन जो है अब वो इंडस्ट्रीज और सर्विसेज के ऊपर शिफ्ट हो रही है।
अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज की तरफ क्या शिफ्ट हो रहा है। हमारे पूरी जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर का था, अगर मैं 1950s की बात करूं तो ऑलमोस्ट 57% पूरे स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट एग्रीकल्चर या उसके साथ जुड़े हुए सेक्टर्स से आता था, यानी फॉरेस्ट्री से आता था, क्वेरिंग से आता था, या फिर हमारे लाइफ स्टॉक के सेक्टर से आता था। लेकिन अब ये जो पूरा 57% का नंबर है वो काफी कम हो गया है और वो 14% के आसपास आकर के टिक रहा है। और बाकी जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है और जो सर्विसेज सेक्टर है वो बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। ठीक है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा है हिमाचल के लिए। अभी भी हिमाचल की 55% के अराउंड जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अभी भी हिमाचल जो है हॉर्टिकल्चर के मामले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे हिमाचल की रूरल इकोनॉमी का बैकबोन हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो है। सबसे ज्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट्री के और हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में है। लेकिन जो इंडस्ट्री है और जो सर्विसेज हैं वो ज्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करती हैं, वो ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं, ज्यादा योगदान देती हैं हमारे स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ठीक है, इसके साथ ये चार्ट आप अब याद रखिए, 4.1 का ग्रोथ हमारी हिमाचल की इकोनॉमी में देखने को मिला 19-20 के सेकंड रिवाइज्ड एस्टीमेट में। मैंने आपको बताया रिवाइज्ड एस्टीमेट मतलब 2019-20 के पूरे प्रोडक्शन को हमने 20-21 में आकर के दोबारा उसको स्टडी किया और एक्यूरेट करने की कोशिश की और हमें पता चला कि हम 4.1% के ग्रोथ रेट से यहां पर इंक्रीज हमारी जो इकोनॉमी में देखने को मिला था। लेकिन -5.2% का कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला 2020-21 के फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टीमेट में। जो हमने 2020-21 का पहला रिवाइज एस्टिमेट किया तो हमें -5.2% की कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली। हमने पहले अनुमान लगाया था इन दी एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2020-21 की ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्शन होगा वो 6-7% के अराउंड होगा, -6-7% के अराउंड। लेकिन उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, बाद में हमने इसको जो और एक्यूरेटली आइडेंटिफाई किया वो -5.2% निकल कर आया। ठीक है, अब अनुमान भी लगाया जा रहा है 2021-22 का जो एडवांस एस्टिमेट हम लोग कर रहे हैं, यानी कि इस करंट फिस्कल ईयर का जब हम एडवांस एस्टिमेट कर रहे हैं तो वहां पर हम अनुमान लगा रहे हैं कि 8.3% के हिसाब से हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करने वाली है, जो कि एक अच्छा साइन है। और ये जो रिकवरी है इसको हम बोल रहे हैं वी शेप्ड रिकवरी। ठीक है, अब आगे देखो, एचपी इकोनॉमी में की इंडिकेटर्स जो है वो यहां पर मैंने आपके लिए लिस्ट कर दिए हैं। जीएसडीपी इन करोड़ की मैंने बात की, इन करोड़ रुपीस अगर करंट प्राइस पे देखोगे तो 2019-20 में 1,59,000 करोड़ आपका एब्सोल्यूट जीएसडीपी था। फिर वो डिक्लाइन होके 1,56,000 करोड़ हो गया है 2020-21 में। ठीक है, और अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो जो मैंने आपको बताया -1.6% हमारा जीएसडीपी डिक्लाइन हुआ है। अगर हम 2011-12 के प्राइस के ऊपर देखें तो ये जो पूरा हमारा एब्सोल्यूट जीएसडीपी था वो 1,21,000 करोड़ था। आप देख रहे हो 1,59,000 से कम है 1,21,000, इसलिए कम है क्योंकि इन्फ्लेशन 2020-21 में ज्यादा है, इन्फ्लेशन 2019-20 में ज्यादा है एज कंपेयर टू 2011 एंड 2012। ठीक है, 1,21,000 करोड़ से कम होकर 1,14,000 करोड़ पे हम लोग आ गए, यानी कि जो हमारा 4.1% का ग्रोथ था 19-20 में वो कम होकर के कितना आ गया -5.2%। तो ये नंबर आपको याद रखने हैं, -1.6 इन करंट प्राइस, -5.2 इन दी कांस्टेंट प्राइस। इसके अलावा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो है वो हल्का सा हमारा कम हुआ है, 15.28 करोड़ टन मेट्रिक टन जो हमारी पूरी प्रोडक्शन है, लाख टन की जो प्रोडक्शन है वो हिमाचल के अंदर हुई है। -4.1% हमारी डिक्लाइन हुई है फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इसके साथ फ्रूट्स प्रोडक्शन की अगर हम बात करें -26.2% का हमें रिडक्शन देखने को मिलता है। 6.24 लाख टन फ्रूट प्रोडक्शन हिमाचल के अंदर हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ज्यादा एरिया जो है हिमाचल के अंदर हॉर्टिकल्चर के अंदर लाने की बात कही है। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो -2.4% का डिक्लाइन हमें वहां पर देखने को मिला है। 42,283 करोड़ रुपए का ग्रॉस वैल्यू एडिशन हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से हिमाचल के अंदर हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हिमाचल के अंदर जो होती है, अब ये ध्यान रखना 2246 मिलियन यूनिट्स 2019-20 में जनरेट हुए थे, ये घट करके 19,061 यूनिट हो चुका है 2020-21 में, यानी कि हमें 12.69% की गिरावट देखने को मिली है जो इलेक्ट्रिसिटी हिमाचल के अंदर प्रोड्यूस होती है। अगेन इसका एक बड़ा रीजन क्या बताया जा रहा है, कोविड पैंडेमिक। सेक्टर वाइज अगर हम देख रहे हैं ग्रोथ रेट 2020-21 में, प्राइमरी सेक्टर -12% गिरावट, सेकेंडरी सेक्टर ध्यान रखना है -6.6% गिरावट, यानी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और हॉस्पिटैलिटी में -10% की गिरावट है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई
4.5% का यहां पर इजाफा हुआ है, यानी कि पॉजिटिव सेक्टर्स भी हैं जहां पर पॉजिटिव ग्रोथ भी हुई है कोविड पेंडेमिक के बावजूद। ये सेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज, दोनों में अराउंड 5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। फिनांस और रियल एस्टेट जो हिमाचल का है वहां पर हमें -2% के अराउंड की ग्रोथ रेट जो है वो देखने को मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्टर वाइज नंबर्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब यहां पर आप लोग देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं निकाल कर रहा हूं। जैसे जो मेंशन किया गया कि हिमाचल के अंदर 2 मेगावाट से जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिनकी जो कैपेसिटी है वो 2 मेगावाट या उससे कम है, उसमें रिजर्व कर दिया गया है कि सिर्फ हिमाचल के इन्वेस्टर्स को अलाउ किया जाएगा, हिमाचल की कंपनीज को, हिमाचल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को वहां अलाउ किया जाएगा कि वो छोटे स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि हिमाचल के जो लोग हैं वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करें और बाहरी जो दूसरे स्टेट से या इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो आकर के यहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, लोकल लोगों को भी इससे फायदा हो सके और प्रेफरेंस उनको दी जाएगी इन दी प्रोजेक्ट्स अप टू 5 मेगावाट। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है हिमाचल के अंदर बढ़ने वाला है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ज्यादा फाइनेंशियली इंपावर्ड होने वाले हैं, ठीक है। शार्प डिक्रीज हुआ है 81% का इन द टूरिस्ट अराइवल्स इन 2020। नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है कितने टूरिस्ट पहले आते थे, अब वो कितने कम हो गए, लेकिन ये परसेंटेज ड्रॉप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2019 में जितने भी लोग आए थे हिमाचल के अंदर बाहरी राज्यों से या फिर दूसरे देशों से, उसको अगर हम 2020 से कंपेयर करते हैं तो 80% कमी आई है। और सिंपल कारण है कोविड पेंडेमिक। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं जिससे हिमाचल के बाहर के जो लोग हैं वो हिमाचल में टूरिस्ट बन के नहीं आ सकते हैं, फ्लाइट्स, ट्रेन सब कुछ बंद हो रखा है, तो ऑब्वियसली टूरिस्ट फुटफॉल यहां पर कम हुआ है। 6.35 लाख सोशल सिक्योरिटी पेंशनर्स हैं हिमाचल के अंदर। कोविड पेंडेमिक में जो नंबर है वो काफी बड़ा भी है क्योंकि सरकार ने लोगों को आर्थिक मदद देने की कोशिश की है कोविड पेंडेमिक के टाइम में। एज लिमिट सरकार ने घटा दी, 80 ईयर से 70 ईयर्स कर दी है फॉर सोशल सिक्योरिटी पेंशन विदाउट एनी इनकम लिमिट। अगर आप पहले हिमाचल के अंदर क्या होता था कि अगर आप 80 साल से ऊपर हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, कितनी आपकी इनकम होती है मंथली या एनुअली, उसके अलावा आपको पेंशन जो है वो प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन कोविड पेंडेमिक को देखते हुए हिमाचल सरकार ने डिसीजन लिया और वहां पर उन्होंने देखा कि हम ये 80 साल की लिमिट को घटा करके 70 साल कर देते हैं, तो 70 या उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं हिमाचल के अंदर, इररिस्पेक्टिव उनकी कितनी इनकम है, चाहे जितनी इनकम वो कर रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है। कितने की पेंशन दी जाती है? 1500 रुपए पर महीना, ठीक है। पहले ये पूरी रकम 1250 थी, लेकिन इसको इंक्रीज करके 1500 कर दिया गया है। अगेन बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक सरकार ने अपने जो टैक्स पेयर से इकट्ठा किया गया पैसा है वो वापस से टैक्स पेयर को देने की कोशिश की है। इसके साथ ही 60 टू 69 इयर्स के जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन को इंक्रीज करके 700 टू 850 कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, 70 साल से कम उम्र के जितने पेंशन है, यानी कि 60 साल से 70 साल के बीच के जो पेंशनर्स हैं, उनको पेंशन मिलती है इनकम के हिसाब से, उनको इनकम के हिसाब से पेंशन मिलती है। आप अगर इनकम के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी आपको पेंशन मिलती है। अगर आप इनकम के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी आपको पेंशन तो कितनी मिलेगी? 850 रुपए, अगर आप इनकम क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप 70 साल से ज्यादा के हैं तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम 1500 रुपए पर महीना की पेंशन मिलने जा रही है सरकार की तरफ से, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप पे नोट करते चलिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, आप चैप्टर 2 जब हमारा स्टार्ट होता है, यहां पर हम स्टेट इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस और टैक्सेशन की बात करते हैं। 4.1% का ग्रोथ रेट हमने 19-20 में देखा, लेकिन कोविड पेंडेमिक आया, बहुत ज्यादा हिमाचल में प्राइमरी सेक्टर को बहुत बड़ा धक्का लगा है, सर्विस सेक्टर को बहुत बड़ा धक्का लगा है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन स्टिल इट वाज इन नेगेटिव, और उसकी वजह से हमें -5.2% की इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली, ठीक है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि इस फिस्कल ईयर में, यानी कि जो करंटली 2021-22 का साल चल रहा है, यहां पर हम 8.3% की ग्रोथ देखने वाले हैं। अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो 8.3% की ग्रोथ है, दिस इज इन कंपैरिजन टू दिस। जब भी परसेंटेज निकाला जाता है तो हम किसी ईयर के रेफरेंस में निकालते हैं, तो 2020-21 के रेफरेंस में 2021-22 की परसेंटेज ग्रोथ निकाली जाएगी। अब यहां पर हमें पता है कि अगर जीडीपी 2020-21 में कम हो करके, मान लो 2019-20 में जीडीपी हमारी थी 100, राइट, 4.1% की ग्रोथ से आगे बढ़ी थी। अब यहां पर -5.2% की डिक्लाइन है, यानी अगर 5% डिक्लाइन है तो हम मानकर चलते हैं कि ये 100 की जगह 95 हो चुका है जीडीपी यहां पर। अब यहां पर जो 8.3% की ग्रोथ है वो 100 के हिसाब से नहीं है, वो 95 के हिसाब से। तो इसके कारण ये जो 8.3% की ग्रोथ है वो ज्यादा होनी भी चाहिए, और उम्मीद है कि जब ये एडवांस एस्टिमेट के बाद रिवाइज्ड एस्टिमेट निकल कर आएंगे तो ग्रोथ ये 8.3% से भी ज्यादा की होगी, इकोनॉमी ज्यादा तेजी से बाउंस बैक करेगी। सरकार ने इसके लिए कदम भी उठाए हैं, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में हमें बताया गया है, ठीक है। अब एक एक करके जो है हम अलग अलग सेक्टर्स की यहां पर बात कर लेते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। 2019-20 का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये सर्वे डिटरमिन करता है कि इंडिया के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो लोग कामगार हैं, चाहे वो खेतों में काम करते हो, इंडस्ट्रीज में काम करते हो, सर्विस सेक्टर में काम करते हो, वो किस सेक्टर में काम करते हैं, कितनी इनकम कमाते हैं, सारी चीजें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में कैलकुलेट की जाती हैं। और ये सर्वे हमें बताता है कि 56.5% हिमाचल की जो जनसंख्या है, हिमाचल के जो लोग हैं, वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी उनकी इनकम का सोर्स जो है वो या तो खेती है, या फिर फॉरेस्ट्री है, या फिर वो फिशिंग करके, क्वेरिंग करके अपनी जो आजीविका है वो चलाते हैं। और इस पूरे सेक्टर को -12% का ग्रोथ देखने को मिला है 2020-21 के फिस्कल ईयर में। और ये कितना पूरा जीवीए था? 14,000 करोड़, 14,400 करोड़ का हमें 2020-21 के अंदर पूरा मुनाफा, जो पूरा जीएसडीपी है वो देखने को मिला है इन दी प्राइमरी सेक्टर। और इसमें -12% की ग्रोथ है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 2019-20 से। ठीक है, इसमें जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, 9,930 करोड़ इसके अंदर हमें पूरा प्रोडक्शन हुआ है 2020-21 के टाइम में, और ये -8.6% की ग्रोथ है। इसके अलावा माइनिंग एंड क्वेरिंग जो करते हैं वहां पे -6.8% की ग्रोथ है, ये भी काफी ज्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिला। फॉरेस्ट्री और लॉगिंग सबसे ज्यादा हार्ड हिट हुआ है प्राइमरी सेक्टर में। तो क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन सा सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो वो है हमारा फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। और सर्वे हमें क्या बताता है? सर्वे ये कहता है कि फॉरेस्ट्री में और लॉगिंग में इतनी बड़ी गिरावट होने का कारण क्या है? कारण है कि जो लेबरर्स हिमाचल के दूसरे राज्यों से निकल करके आए थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हरियाणा के लेबरर्स हो, या फिर हिमाचल के अंदर से ही बहुत सारे ऐसे लेबरर्स जो आकर के दूसरे लोगों के फॉरेस्ट में या लॉगिंग इंडस्ट्रीज में काम करते थे, वो माइग्रेंट लेबर कोविड पैंडेमिक में अपने घर चला गया और वो अपने काम पर नहीं आया। इसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो फॉरेस्ट्री और लॉगिंग को हुआ है। लेकिन जैसे ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म होती हैं कोविड पैंडेमिक की, दोबारा से सारे लेबर जो है वो आने वाले हैं हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर, और फॉरेस्ट्री और लॉगिंग के अंदर हम दोबारा से बहुत तेज ग्रोथ देखने का काम करेंगे। ठीक है, एकमात्र सेक्टर जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ हुई है वो है फिशिंग। फिशिंग में पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली है लगभग 10% की। 10% की ग्रोथ, 107 करोड़ रुपए हमने फिशिंग के अंदर वैल्यू प्रोड्यूस किया है 2020-21 के अंदर। तो आपके क्वेश्चन क्या बने यहां पर? वर्स्ट हिट सेक्टर, सबसे ज्यादा नुकसान किस सेक्टर को हुआ है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। इन दी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा नुकसान किन सेक्टर को हुआ है? तो वो है फॉरेस्ट्री और लॉगिंग। और फायदा, एकमात्र सेक्टर जो पॉजिटिव रहा है, द ओनली सेक्टर शोइंग पॉजिटिव ग्रोथ, तो वो कौन सा है? फिशिंग का सेक्टर। तो फिशिंग और फॉरेस्ट्री लॉगिंग, ये दो सेक्टर आप लोग याद रखेंगे, फिशिंग और फॉरेस्ट्री लॉगिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पूरे प्राइमरी सेक्टर के अंदर यहां पर मैंने आपके लिए सारे डिफरेंट सेक्टर्स लिख दिए हैं, उनकी प्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। माइनिंग की अगर हम बात करते हैं, -6.8% डिक्लाइन हुआ है माइनिंग में। फॉरेस्ट्री के अंदर -19.6%, जैसे मैंने आपको बताया फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इन दो सेक्टर्स में। फॉरेस्ट्री में -19.6% अकेला गिरावट हमें देखने को मिला है 2020-21 के फिस्कल ईयर में। इसके अलावा फिशरीज 9.6% का, जैसे मैंने कहा, ग्रोथ हुई है। लाइव स्टॉक सेक्टर 5.6% की ग्रोथ हुई है। मीट में -9.6% की गिरावट देखने को मिली है। ये जो हमारा लाइव स्टॉक का सेक्टर है, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है कोविड पैंडेमिक के टाइम में भी, ये आपको मानना पड़ेगा। और यहां पर आप देखिए एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की टोटल ग्रोथ यहां पे -8.6% थी, लेकिन इसमें से जो एनिमल हस्बेंड्री है वो पॉजिटिव में चल रही है। इसका मतलब है जो एग्रीकल्चर था उसको काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, जो क्रॉप प्रोडक्शन था उसमें काफी ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिली थी, कि ये पॉजिटिव 5.6% को भी निगेट करके हम -8.6% पे ले गए। ठीक है, मीट प्रोडक्शन काफी कम हुई है, -9.6% का वहां पे डिक्लाइन है। एग्स प्रोडक्शन 4% बढ़ा है। मिल्क प्रोडक्शन 2.95-3% बढ़ा है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा डेटा है, ये परसेंटेज आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नंबर भले आप याद ना कर पाए, बहुत ज्यादा नंबर्स आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना कि फिशरीज, लाइव स्टॉक, एग प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन इंडिया हिमाचल के अंदर बढ़ा है। इसके साथ माइनिंग, फॉरेस्ट्री और मीट प्रोडक्शन जो है काफी तेजी से हिमाचल में घटा है कोविड-19 पैंडेमिक में। ठीक है, इसके साथ सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर में हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई।
इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई यानी वो कंपनीज जो हमारे शहरों में हमारे घरों के अंदर गैस सप्लाई कर रही हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो बिजली सप्लाई कर रही हैं, वाटर सप्लाई कर रही हैं, इनको हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पूरे सेक्टर में -6.6% का हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है, डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, 49,610 करोड़ इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। और इसमें सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो मैन्युफैक्चरिंग में 7.5% -7.3% का यहां पर गिरावट है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में -12.3% का गिरावट है। अगेन रीजन सेम है, माइग्रेंट लेबर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि माइग्रेंट लेबर लोग जो मजदूर हैं या जो वर्कर्स हैं जो दूसरे जगहों से दूसरे देशों से आ रहे हैं, या फिर जो दूसरे शहरों से भी आ रहे हैं, अपने गांव से निकल करके शहरों में आके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे हैं। अब अगर कोविड पेंडेमिक लॉकडाउन लग गया है तो वो शहरों में नहीं रह सकते, वो वापस अपने गांव जा रहे हैं। वो गांव चाहे हिमाचल के ही किसी दूसरे जिले में हो या उसी जिले में हो या फिर भारत के किसी अन्य राज्य में हो, तो वो वापस अपने घरों को चले गए। इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन में हमें काफी गिरावट देखने को मिली है। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई यहां पर थोड़ा हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। अब यहां पर इकोनॉमिक सर्वे ऐसा नहीं डायरेक्टली बोल रहा है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपको घरों के अंदर बंद कर दिया जाएगा तो घरों में गैस और वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली आप ज्यादा यूज करने वाले हैं। और इसी के साथ वो इंडस्ट्रीज, वो ऑफिसेज जिन पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी, बैंक्स हैं उनमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी है, और ये सर्विसेज जो है इनको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया गया। ऐसा तो नहीं है कि कोविड पेंडेमिक आया तो बिजली आना आपके घरों में बंद हो गई। तो ये एसेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये हमेशा काम कर रही थी और इसलिए इनको हमेशा की तरह पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। 7,144 करोड़ की इन्होंने कमाई की है इन 2020-21 फिस्कल ईयर। ठीक है, अब आगे बढ़ो, बात करो टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विसेज सेक्टर की। बहुत ही हार्ड हिट सेक्टर रहा, -2.1% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। 44,198 करोड़ का टर्शरी सेक्टर को पूरा प्रोडक्शन देखने को मिला है 2020-21 के ईयर में। यहां पर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज कम्युनिकेशन -24.5%, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन को नुकसान हुआ। अदर सर्विसेज +6.4%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन +2.8%, रियल एस्टेट ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग एंड प्रोफेशनल सर्विसेज -2%, यानी जो रियल एस्टेट और फाइनेंसिंग की बात अगर हम करें, फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स की बात करें -1.5%, ट्रेड होटल एंड रेस्टोरेंट -2.1%। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्या बता रही हैं कि हमें अलग अलग सेक्टर्स जो है टर्शरी सेक्टर के सब सेक्टर जो हैं उसमें कितनी गिरावट देखने को मिली। जो ओवरऑल -2.1% का हमें नुकसान हुआ है उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारा ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन का है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया लॉजिस्टिकल सर्विसेज पूरी तरीके से ठप हो गई थी, मूवमेंट पे ही बैन लग गया था। और हमें पता है हिमाचल के अंदर बहुत सारा जो सामान है वो दूसरे राज्यों से निकल करके आता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान हमें देखना पड़ा है ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो हमें हुआ है इन ट्रेड होटल एंड रेस्टोरेंट और रियल एस्टेट ओनरशिप में। पॉजिटिव ग्रोथ हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और दूसरी सर्विसेज जो बाकी सर्विसेज यहां पर बच गई उनके अंदर। ठीक है, तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट, अब यहां पे मैं आपको इस टेबल में दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हिमाचल और इंडिया का जीडीपी, इंडिया का, हिमाचल का जीएसडीपी। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा चार्ट जो है वो इकोनॉमिक सर्वे का ही है, यहाँ पर ये जीएसडीपी नहीं आएगा। इंडिया के केस में हम जीडीपी की बात करते हैं, राइट। तो पूरे ईयर वाइज 2011-12 से लेकर के 2020-21 तक कितना हिमाचल प्रदेश का जीडीपी चेंज हुआ है, कितना इंडिया का जीडीपी चेंज हुआ है, वो पूरा डेटा आपके सामने है। अब ये सारे नंबर आपको याद नहीं कर रहे हैं, आपको बेसिकली 2019-20 और 2021 के नंबर्स को याद करने की जरूरत है। ये लास्ट के 2 साल आपको याद करने की बस जरूरत है। इसके ऊपर के ईयर्स के नंबर्स नहीं याद करने, ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है, ट्रेंड क्या रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें 2011-12 के हिसाब से अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो हिमाचल प्रदेश में करंट प्राइसेस के ऊपर, यानी कि हर साल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं प्राइसेस जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन की वजह से दाम बढ़ते जा रहे हैं, और आपका जो ग्रोथ रेट है वो भी ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं है। 13.9 लगभग 14%, फिर वो ग्रोथ रेट बढ़ गया, फिर वो कम हो गया, फिर बढ़ा है, फिर कम हुआ है, फिर बढ़ा है, फिर कम हुआ है। तो फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ रेट रहा है ऑन करंट प्राइसेस। और करंट प्राइसेस पे हमेशा फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ इसलिए होती है क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी घटती बढ़ती रहती है, दाम जो है वो आपके कांस्टेंट नहीं रहते। ठीक है, लेकिन अगर मैं कांस्टेंट तरीके से देखूं, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर देखूं, तब भी 6.4%, 7.1, 7.5, 8.1 लगातार ग्रोथ चल रही थी हमारे हिमाचल की जीडीपी के अंदर। लेकिन 2016-17 में आकर के ये जो पूरा आपका
7% का ग्रोथ होता है। कई लोग कहते हैं डिमोनेटाइजेशन की वजह से थोड़ा इकोनॉमी के ऊपर धक्का लगा और इसकी वजह से हिमाचल की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि हिमाचल में बहुत सारा काम जो है वो कैश के ऊपर हुआ करता था उस समय में, और डिमोनेटाइजेशन से उस पर काफी बड़ा धक्का लगा। ठीक है, इसके बाद 6.2, 6.4 काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, और फिर 4.1 की ग्रोथ हमें देखने को मिली 2019-20 में, और नेगेटिव ग्रोथ यानी कि इकोनॉमी बढ़ी नहीं, कम हो गई इन 2020-21 बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक। और यहां पर ये जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं इसको याद मत करना, लेकिन थोड़ा सा रफ आइडिया आपको रखने की जरूरत है और थोड़े से ऑब्जर्वेशन आपको करने की जरूरत है कि ये सारे प्राइसेस आपको ज्यादा लगेंगे एज कंपेयर टू दिस प्राइसेस, क्योंकि ये कांस्टेंट पे है, ये आपका करंट पे है। करंट में प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए जीडीपी आपको देखने को लग रहा है कि 1,56,000 करोड़ हो गई है, लेकिन एक्चुअली में वो 1,14,000 करोड़ है अगर हम उसको 2011-12 के प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। ये है हिमाचल की कंडीशन। इंडिया की कंडीशन अगर देखते हो तो इंडिया की कंडीशन भी लगभग वैसी है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 13.8 है, 13 है, 11 है। ये ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हम इंडिया के केस में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि करंट प्राइसेस के ऊपर है। कांस्टेंट प्राइस पे अगर देखोगे 5.5, 6.4, 7.4, 8, 8.3, अगेन लगातार बढ़ता जा रहा है हमारा ग्रोथ रेट। ठीक है, और ये ग्रोथ रेट कहां तक बढ़ रहा है? 2016-17 तक। इसके बाद दोबारा से वो ग्रोथ रेट जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, 6.8, 6.5, 3.7 कम होने स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब ये कम होने का कारण क्या है? अभी तक कोविड पैंडेमिक भारत में नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जीएसटी लगा, डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसकी वजह से इकोनॉमी को थोड़ी सी ग्रोथ रेट कम हुई क्योंकि रिफॉर्म्स आए, और फिर कोविड पैंडेमिक आते हुए -6.6% की कॉन्ट्रैक्शन हो गई इकोनॉमी के अंदर। तो ये ट्रेंड्स यहां पर इंपॉर्टेंट है कि साल दर साल जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हमारी हिमाचल की या भारत की इकोनॉमी लगातार तेजी से ग्रो कर रही है, तो बढ़ती हुई ग्रोथ रेट नहीं है, ग्रोथ रेट कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रही है। 2020-21 के फिस्कल ईयर से पहले हमेशा हमारी इकोनॉमी ग्रो करी है, कभी कम नहीं हुई है। 2020-21 में -5.2 और -6.6 की हमारी ग्रोथ रेट देखने को हमें इंडिया के अंदर और हिमाचल के अंदर मिली है। ठीक है, तो ये नंबर्स परसेंटेज वाले आपको याद रखने हैं, और हमारे एब्सोल्यूट नंबर्स के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसको याद करने के पीछे आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 पे आप आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले हम जो हिमाचल की जीएसडीपी है उसको करंट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। करंट प्राइस पे अगर कैलकुलेट करते हो तो पर सेक्टर अगर हम जीवीए निकालने की कोशिश करें, मैंने आपको बताया ना कि जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है ये सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करने में बहुत काम आता है। तो एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज यानी प्राइमरी सेक्टर को अगर हम देखते हैं तो 13%, 15% एंड 13% ये हमारी ग्रोथ रेट चली है 2018-19, 19-20 और 20-21 के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से ये कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन इनटू दी एंटायर हिमाचल जीडीपी, यानी कि सिर्फ 13.61% कंट्रीब्यूशन पूरे हिमाचल की जीडीपी का सिर्फ 13.61% हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 41.71% आता है, सर्विसेज सेक्टर से 44.38% आता है, और टोटल जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो हुआ है 1,46,241 करोड़। अगर इसको मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करोगे तो ये 1,56,675 करोड़ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि अगर जीवीए को बेसिक प्राइस पे यानी कि 2011-12 वाले प्राइस पे अगर निकालने की कोशिश करेंगे, इन्फ्लेशन को इसमें काउंटर कर देंगे, तो हमारा 1,46,000 करोड़ का पूरा प्रोडक्शन हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है। लेकिन अगर हम करंट प्राइस के मार्केट प्राइस के ऊपर देखेंगे, उसमें टैक्सेस सब्सिडीज को मिला देंगे, तो वहां पर 1,56,675 करोड़ का हमको प्रोडक्शन देखने को, ग्रॉस वैल्यू एडिशन देखने को मिला है। ठीक है, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन याद रखना, 13.61% आ रहा है एग्रीकल्चर और उसके साथ जैसे लाइफ स्टॉक, फिशरीज के सेक्टर से, 41.7% हमारी मैन्युफैक्चरिंग से, कंस्ट्रक्शन से, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड सप्लाई से निकल कर आ रहा है, और उसके बाद 44.68% यानी कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे सर्विसेज से यानी टर्शरी सेक्टर से निकल कर आता है, टूरिज्म से निकल कर आता है, ट्रांसपोर्ट से निकल कर आता है, जो हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है उससे निकल कर आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से निकल कर आता है, और वो हमें 44.68% कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? टर्शरी, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, ये पूरा हायरार्की हमें याद रहेगा। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम हिमाचल की अगर हम देखते हैं तो पर कैपिटा इनकम करंट प्राइस के हिसाब से आज की इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए 1.3% के रेट से कम हुई है। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट प्राइस पे देखें तो पर कैपिटा इनकम जो है वो -5% के हिसाब से कम हुई है, -5% के हिसाब से कम हुई है। ऑब्वियसली ज्यादा कमी हमें यहां पर देखने को मिलेगी क्योंकि महंगाई को भी यहां से निकाल दिया गया।
तो जो हमारी महंगाई की वजह से हमारी इनकम हमें बढ़ती हुई दिख रही थी, उसको अगर हम महंगाई को कैलकुलेट करके उसको बाहर निकाल के हमारी इनकम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनकम हमारी ज्यादा तेजी से घटी है बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक, -5% पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन है। ठीक है, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 2021-22 का यानी कि अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये पूरी पर कैपिटा इनकम 2,01,854 रुपए हो जाएगी पर पर्सन एज कंपेयर टू 1,83,000 इन 2021। 10% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी जो पर कैपिटा इनकम है हिमाचल प्रदेश की, अगर हम देखते हैं 2020-21 तक जो 1,83,000 थी वो इंक्रीज होकर के 2,01,000 हो जाएगी हमारे नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, यानी कि 2021-22 के अभी हमारे लिए जो चल रहा है उस फिस्कल ईयर में। और ये 10% का ग्रोथ रेट हमारी पर कैपिटा इनकम पे होगा। और ये पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन करी है पहली बार हिमाचल के अंदर 87,000 से 99, 99 से 1,14,000, 1,23,000, 135, 150, 165, 174, 185, लेकिन 2020-21 में 185 से 183। तो पहली बार हमारी हिमाचल की पर कैपिटा इनकम कम हुई है बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक। इससे पहले पिछले 10 सालों के अंदर हमारी पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रही थी। 87,000 से लेकर के 1,87,000 के अराउंड हमारी 1,85,000 के अराउंड हमारी इनकम आ रही थी, लेकिन अब वो कम हो गई है। और अगले साल में यानी कि 2021-22 में ये बढ़ करके 2,01,000 हो जाएगी। इंडिया की अगर हम सिर्फ बात करें तो पूरे इंडिया में हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो लगातार बढ़ रही थी। 63, 70, 79, 86, 94, 104, 115, 125, 132 और वो कम होकर 126 हो गई बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम भी अगर हम देखते हैं तो हिमाचल की पर कैपिटा इनकम में उतनी कमी नहीं आई है जितनी कमी पूरे नेशन की पर कैपिटा इनकम में आई है। तो ये भी दिखाता है कि हिमाचल की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो उतनी ज्यादा गलत इंपैक्ट उस पर नहीं पड़ा जितना पूरे इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर पड़ा है। क्लियर, ये बात हो गई हमारे पर कैपिटा इनकम की। इसके बाद पूरे इकोनॉमिक सर्वे में अब ये डेटा इंपॉर्टेंट है, फिस्कल पैरामीटर्स, ये नंबर आप लोग अब याद रखेंगे। फिस्कल पैरामीटर्स में हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स की। रेवेन्यू रिसीट में क्या क्या आता है? रेवेन्यू रिसीट में आता है आपका टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स एंड रिकवरी ऑफ लोन्स। 2, 3, 4, 5 ये 3-4 चीजों को ऐड करके क्या बनता है हमारा रेवेन्यू रिसीट। गवर्नमेंट की पूरी कमाई, बजट के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करता है ना कि हमें कितनी टैक्स मिलेगा, कितना नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट आपको बिजली देती है तो उसके बदले में फीस लेती है। गवर्नमेंट आपको दूसरे तरीके से जो आपका रेवेन्यू आता है, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ आपको सर्विसेज प्रोवाइड की, उन सर्विसेज के बदले में गवर्नमेंट आपसे फीस लेती है, तो वो आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स, गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट के कुछ अपने इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें गवर्नमेंट ने जो पैसा लगाया होता है उसको प्राइवेटाइज कर देते हैं, उसको पब्लिक को बेच देते हैं उसके शेयर्स, और पब्लिक से जो पैसा उठाते हैं वो क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ लोन दे रखे हैं आपको, उन लोन के ऊपर रिकवरी करता है गवर्नमेंट, इंटरेस्ट लेता है, तो वो गवर्नमेंट की कमाई होती है। ये सारी चीजें मिलकर के पूरी गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू रिसीट बनती है। क्लियर, इसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, टोटल एक्सपेंडिचर करती है। टोटल एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। खर्चा कहां होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होगा। सैलरी दी जा रही है लोगों को, पेंशन दी जा रही है इतने सारे लोगों को, गवर्नमेंट का ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अलावा गवर्नमेंट करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, कोई नए रोड बनवा रही है, नए पुल बनवा रही है, नया प्लांट लगवा रही है, तो ये सारी चीजें जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। इसके अलावा गवर्नमेंट हो सकता है लोगों को लोन दे रही हो, ठीक है, तो वो लोन जो डिसबर्स करते हैं गवर्नमेंट, वो डिसबर्समेंट ऑफ लोन भी आपके गवर्नमेंट के खर्चे में इंक्लूड होता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आ जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन कितना दिया लोगों को, और इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट को भी करनी पड़ती है ना। गवर्नमेंट ने लोगों से जो लोन लिया है, उस लोन लोगों से लिया हो या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया हो, आरबीआई से लिया हो, दूसरे देशों से लिया हो, तो उसके भी इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, उसका कर्जा देना पड़ेगा, तो वो भी गवर्नमेंट के खर्चे में इंक्लूड होता है। तो 7 + 8 + 9 + 10 इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज 6। रिकवरी, डिसइन्वेस्टमेंट, नॉन टैक्स, टैक्स रेवेन्यू, इनको ऐड कर दो तो ये बनती है हमारी रेवेन्यू रिसीट। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, रेवेन्यू रिसीट टोटल जो हमने 2021-22 में लेनी है वो है 37,000 करोड़ का हमारा कमाई होने वाला है। इस 37,000 करोड़ में 14,000 करोड़ लगभग हमारा जो है वो टैक्स रेवेन्यू आएगा, 2,000 करोड़ के अराउंड हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगा, और हमारा जो है जीरो डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट है। जीरो, हम कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट भारत जो हिमाचल की सरकार है वो नहीं कर रही है 2021-22 में। और 41 करोड़ हम रिकवरी करने वाले हैं लोन्स की, अलग अलग लोगों को जो हमने लोन्स दिया उसमें से 41 करोड़ रुपए हमें वापस मिलेगा। क्लियर, इसके अलावा टोटल एक्सपेंडिचर 50,000 करोड़ के अराउंड है। इसमें से सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, 38,000 करोड़ हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे, सैलरी देंगे, पेंशन देंगे लोगों को। इसके साथ 6,000 करोड़ जो है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट में जा रहा है।
354 करोड़ हम लोन्स देने वाले हैं, डिसबर्स करने वाले लोगों को, और इंटरेस्ट पेमेंट जो हम अपने एग्जिस्टिंग लोन्स के ऊपर करने वाले हैं वो होने वाला है 5000 करोड़। ठीक है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की कमाई कहां से होती है? टैक्सेस से होती है। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का खर्चा कहां होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है। गवर्नमेंट जीरो खर्चा कहां पर, जीरो कमाई कहां से कर रही है? डिसइन्वेस्टमेंट से जीरो कमाई कर रही है। गवर्नमेंट सबसे कम खर्चा कहां करती है? तो वो दूसरे लोगों को, दूसरे इंस्टीट्यूशंस को लोन सबसे कम देती है। तो ये पूरा ट्रेंड आपको याद रखने की जरूरत है। और ये ट्रेंड अगर आप 2017, 18, 19, 19, 20 में देखोगे तो ये ट्रेंड लगभग सेम चल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट की जो टोटल कमाई है वो बढ़ रही है 27,000 करोड़ से 30,000, लगभग 31,000 करोड़। यहां पर वो कमाई थोड़ी सी कम हुई 2019-20 में, कमाई उसके बाद 35,000 करोड़ हो गई 2020-21 में, उसके बाद 37,000 करोड़ हुई है 2021-22 में। ठीक है, खर्चे की अगर हम बात करते हैं तो खर्चा 34,000 करोड़ से 39, 43, 53, और यहां पर हम जो थोड़ा खर्चा है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें रेवेन्यू को जस्टिफाई करना है। रेवेन्यू हमारा जो है टैक्स रेवेन्यू वो बहुत तेजी से यहां पर बढ़ा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 36,000 करोड़ से 38,000 करोड़ हो गया है। यानी कि हमें लोगों को ज्यादा सोशल सिक्योरिटी में बेनिफिट देना पड़ रहा है, उनको हमें ज्यादा पेंशन देनी पड़ रही है, ज्यादा फूड सिक्योरिटी देनी पड़ रही है। इसके कारण गवर्नमेंट ने अपना जो खर्चा है यहां पर लिमिट करने की कोशिश की है। लेकिन ये बजट एस्टिमेट है, ये खर्चा बढ़ेगा ऑब्वियसली। 2021-22 के पूरे डेटा को जब हम अभी बाद में कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल खर्चा और एक्चुअल कमाई कितनी हुई है। ठीक है, ये डेटा तो हमें अभी टेंटेटिव डेटा मिला है हमारे इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है जी, इसके बाद परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर हम वाइज देखते हैं तो गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू 21.14% ऑफ द जीडीपी है, और गवर्नमेंट का टोटल खर्चा जो है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 28.65% ऑफ जीडीपी है। यहां पर आपने ये भी देखा ना कि जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो है 50,000 करोड़, गवर्नमेंट की कमाई है 37,000 करोड़। यानी कि बाकी का जो गैप है वो गैप कैसे पूरा होगा? वो गैप पूरा होगा लोन्स को उठा करके। गवर्नमेंट लोन उठाएगी, फाइनेंसिंग करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, और ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है गवर्नमेंट के द्वारा, खर्चा ज्यादा हो रहा है, कमाई कम हो रही है, ये हर गवर्नमेंट के साथ ट्रू होता है। और इसको फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके से लोन लेने पड़ते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो आरबीआई से हो, चाहे वो दूसरे अलग अलग लोकेशन से हो, चाहे पब्लिक से लोन उठाना पड़े गवर्नमेंट को, बॉन्ड्स जारी करने पड़े गवर्नमेंट को, राइट। तो ये तो हमारे डेफिसिट फाइनेंसिंग के कुछ फंडे होते हैं, वो हमारे इस इकोनॉमिक सर्वे के लिए ज्यादा रेलेवेंट अभी नहीं है। ठीक है, तो जीडीपी वाइज कितना परसेंटेज है ये इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा हमारा जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो 28% हमारी पूरी जीडीपी का है, और गवर्नमेंट की जो कमाई है वो 21% की है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फिस्कल पैरामीटर्स के बाद, ग्रोथ रेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फिस्कल इंडिकेटर्स, रेवेन्यू रिसीट्स का ग्रोथ रेट कितना रहा है? 4.4%, 13%। 2019-20 में हमारा, जैसे हमने देखा था कि जो हमारी कमाई थी वो कम हो गई, उसके बाद 15% की इंक्रीज हुई, उसके बाद अभी 2021-22 में हम उम्मीद लगा रहे हैं कि 4% हमारे जो पूरी कमाई है वो बढ़ने वाली है। तो ये 2021-22 के और 20-21 के इन नंबर्स को ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ये परसेंटेज वाइज नंबर्स आपको थोड़े आइडिया इनका होना चाहिए। और इसमें आपको मैं बता देता हूं कि किस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है वो टैक्स रेवेन्यू 20% हमारा बढ़ने वाला है 2021-22 में, क्योंकि कोविड पेंडेमिक के दौरान हमारा टैक्स रेवेन्यू लगभग नहीं बढ़ा, 0.08% इंक्रीज हुआ है टैक्स में इन दी 2021 ईयर, क्योंकि हमने काफी सारे टैक्स में रिलीफ दिया लोगों को, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा भी। और अगर हमें यहाँ पर टैक्स काफी कम ग्रोथ हुआ है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर में जब हमें ज्यादा टैक्स मिलेंगे तो 20.26% का हमें टैक्स रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से गवर्नमेंट को टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट ने कम किया है -6%। पहली बार जो हमारा एक्सपेंडिचर है 2017 के बाद वो हम लोग कम करने जा रहे हैं, इसलिए कम करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे रेवेन्यू जो है उस रेवेन्यू को हम इकट्ठा करेंगे। हमने अभी पिछले सालों में बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च करना हमें पड़ा है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट इतने सारे लोन जो लेती है अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, उस लोन को चुका पाए इसके लिए अपने खर्चे गवर्नमेंट कम करने की कोशिश कर रही है 2021-22 के बजट में। ठीक है, इसके साथ रेवेन्यू रिसीट्स की अब एक एक करके बात करते हैं। गवर्नमेंट को जो 2021-22 का हमारा पूरा एस्टिमेट था उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने 14,806 करोड़ के टैक्स को इकट्ठा करने की कोशिश की है एज अगेंस्ट 12,000 करोड़ इन 2020-21। यानी कि 2021-22 में हम 14,000 करोड़ टैक्स लेने वाले हैं। और ये 14,000 करोड़ टैक्स कहां से आने वाला है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है।
स्टेट का एक्साइज टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, अदर टैक्सेस जो स्टेट्स लेती है, ड्यूटीज लेती है, और पैसेंजर गुड्स टैक्स जो हमारे रोड व्हीकल्स, रोड ऑपरेटर्स के ऊपर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के ऊपर लगाया जाता है। तो इसकी अचीवमेंट भी यहाँ पर हमें डेटा के अंदर दे दी गई है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमें कहां से आता है? जीएसटी से 3157 करोड़, राइट। उसके बाद स्टेट एक्साइज, उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स, उसके बाद दूसरे टैक्सेस जो हैं, और उसके बाद पैसेंजर गुड्स टैक्स लगभग 80 करोड़ रुपए हमें वहां से मिलते हैं। टोटल 6232 करोड़ अभी तक हम लोग दिसंबर 2021 तक कमा चुके हैं। हमारा टारगेट कितना था? 14,000 करोड़। 14,000 करोड़ टारगेट था और दिसंबर 2021 तक हमें सिर्फ 6,232 करोड़ का जो टारगेट है वो हमारा अचीव हुआ है, राइट। 2020 में और 21 में हमने 6,886 करोड़ का टारगेट सेट किया था, लेकिन हमें एक्चुअल कितना मिला? 7,044 करोड़, राइट। 2021-22 का टारगेट अभी हमने इन सभी टैक्सेस के लिए कितना यूज किया था? 6,964 करोड़, और ऑलरेडी 6,232 करोड़ हम लोग अचीव कर चुके हैं, ठीक है। इसमें सेंटर का टैक्स जोड़ दोगे, जो सेंटर से टैक्स डेवोल्यूशन होता है, तो वो हमारा 14,000 करोड़ के आसपास बन जाना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। सेंटर की तरफ से भी कुछ टैक्स जो है, इनकम टैक्स, वो स्टेट को रिलीज किया जाता है ना, और हिमाचल का जो स्टेट है वो ऑब्वियसली स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है। हमें काफी ज्यादा टैक्सेस सेंटर की तरफ से भी मिलते हैं, तो ये 6,000 करोड़ में हमें उम्मीद है कि काफी टैक्सेस मिलेंगे और हम 14,000 के अपने टारगेट को पा जाएंगे, ठीक है। टैक्स एज परसेंट ऑफ जीडीपी, अब यहां पर देखो टैक्स रेवेन्यू जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट का है वो 2021-22 में 8.45% ऑफ जीडीपी हम लोग पा रहे हैं, राइट। और जो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 1.57% है। इसका मतलब कि हम टैक्सेशन जो है वो हमारी काफी अच्छी है। हम अपनी जितनी जीडीपी लगाते हैं उसका लगभग 0.9% टैक्स हम लोग अचीव कर लेते हैं, 8.5% सॉरी टैक्स हम लोग अचीव कर लेते हैं, और ये किसी भी एक अच्छी इकोनॉमी का साइन होता है, क्लियर। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर की अब यहां पर बात करें, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, सबसे ज्यादा खर्चा जो है गवर्नमेंट का वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। सैलरी एंड वेजेस, पेंशन, इंटरेस्ट, जो गवर्नमेंट ने लोन ले रखे हैं उन लोन के ऊपर इंटरेस्ट देता है गवर्नमेंट, तो वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और सब्सिडी जो देता है गवर्नमेंट अलग अलग चीजों के ऊपर, वो सबसे ज्यादा जो ये सारे जो हेड्स हैं वो मिलकर के बनाते हैं हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हम देखें 50,192 करोड़, 50,192 करोड़ इज द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हमारा सैलरी और वेज के ऊपर जाता है 14,400 करोड़ रुपए। और यही सैलरी और वेजेस का और जो हमारा खर्चा है वो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। 28% की रेट से हमारी सैलरीज का जो खर्चा है वो बढ़ा है। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को हम लोग सैलरी देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो अलग अलग इकाइयां आती हैं उसमें काम करने वाले लोगों को हम सैलरी देते हैं, उसमें हमारा खर्चा सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद सबसे ज्यादा खर्चा पेंशन में होता है। उसके बाद जो इंटरेस्ट देने हमें अपने एग्जिस्टिंग लोन्स के ऊपर वो खर्चा है 5,000 करोड़, और सब्सिडी जो हम देते हैं वो लगभग 1,000 करोड़ की सब्सिडी हम लोग देते हैं। ये टोटल जो है, ये टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें हम ऐड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट दूसरे लोगों को लोन दे रही है, वो खर्चा टोटल मिलाकर के बनता है 50,000 करोड़ रुपए। तो अभी आप देखोगे 14,000 करोड़ प्लस 7,000 करोड़ प्लस 5,000 प्लस 1,000 करोड़, ये पूरा अमाउंट लगभग 77% हो जाता है 50,000 करोड़ का। यानी कि टोटल गवर्नमेंट के खर्चे का 70% से भी ज्यादा जो खर्चा है वो खर्चा जाता है सैलरी में, पेंशन में, इंटरेस्ट में और सब्सिडी में। और उसमें भी सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो जाता है सैलरीज में और वेजेस में। और सैलरी और वेजेस 2017 में सिर्फ 10,000 करोड़ थी और आज वो इंक्रीज होकर 14,000 करोड़ हो चुकी है, ठीक है। एक्सपेंडिचर के बाद अब यहां पर देखो ग्रोथ ऑफ मेजर आइटम्स। सैलरी एंड वेजेस का ग्रोथ आप देख रहे हो 13.27% था 17-18 में, लेकिन हमें 20-21 और 21-22 से यहां पर फर्क पड़ना चाहिए। 20-21 में सैलरी 27% के हिसाब से हम लोगों ने बढ़ाई है, और अब 2021-22 में ये -2.92 यानी -3% के हिसाब से कम होने जा रही है, ठीक है। पेंशन जो है, पेंशन में भी गिरावट आएगी 2021-22 में, क्योंकि हमने 2020-21 में बढ़ाया था पेंशन, ठीक है। पेंशन हम लोगों ने बढ़ाई थी, जैसे मैंने आपको बताया, लोगों को पेंशन देनी हमने उसकी जो लिमिट है वो बढ़ा दी, ज्यादा खर्चा हुआ है पेंशन के अंदर, और उसके कंपैरिजन में अगर हम 21-22 देखेंगे तो वो खर्चा उतना ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो वो इंटरेस्ट का खर्चा भी हमारा कम हो रहा है, जितनी तेजी से वो बढ़ रहा था उतनी तेजी से अब नहीं बढ़ रहा है। और इसी तरीके से जो हमारी सब्सिडी थी जो 8.48% के रेट से बढ़ी है 2021 में, वो -6.67% की रेट से कम होने जा रही है। सब्सिडीज जो गवर्नमेंट ने कोरोना काल में दी हैं वो सब्सिडीज भी गवर्नमेंट अब वापस करेगी, और सब्सिडीज के ऊपर होने वाला खर्चा भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गवर्नमेंट की डेट पोजीशन, इसका डेटा भी दिया गया है, हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में प्रेजेंट जरूर है, बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये थोड़ी जो लिमिट्स है इसको याद रखेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट का जो टोटल डेप्ट है, गवर्नमेंट के ऊपर जो टोटल कर्जा है
वो पूरी जीडीपी का 35% है। 35.25% ऑफ द हिमाचल जीएसडीपी ये कर्जा है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। इसमें से सबसे ज्यादा कर्जा जो स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है वो कहां से लिया है? वो पब्लिक डेट लिया है 40,000 करोड़ का, जिसमें आपका इंटरनल डेट भी है और आपके एडवांसेस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लोन ले लिया या फिर हिमाचल के लोगों से ही जो लोन ले लिया अलग अलग बॉन्ड बेच करके, वो टोटल कर्जा गवर्नमेंट का बन जाता है 40,000 करोड़। इसमें पब्लिक अकाउंट्स एंड अदर लायबिलिटीज, यानी कि जो हम पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स के अंदर जो पैसा जमा करते हैं वो एक तरीके से हम लोन ही दे रहे हैं गवर्नमेंट को, राइट? तो वो चीज भी हमारी 15,000 करोड़ के आसपास आती है। टोटल हमारे ऊपर जो कर्जा हो जाता है वो कितना हो जाता है? 56,106 करोड़ रुपीस, जबकि हमारी टोटल जीडीपी है 1,59,000 करोड़ रुपीस, यानी कि 35% हमारी पूरी टोटल स्टेट की जीडीपी का जो अमाउंट है वो हमारा कर्जा है। क्लियर? इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 की। माय फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 इज अबाउट कोविड-19 इंपैक्ट एंड रिकवरी। यहां पर कुछ डेटा दिया गया है अबाउट द डिफरेंट पैरामीटर्स जो कि कोविड पेंडेमिक में हमें देखने को मिले, जैसे कि पॉपुलेशन हिमाचल राज्य की कितनी है, उस पॉपुलेशन में पर लाख अगर हम देखें तो कंफर्म केसेस कितने आए और कितने इंडिया के अंदर कंफर्म केसेस हमें पर लाख पॉपुलेशन में देखने को मिले थे। तो ये डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। एक्टिव रेशियो 2.3% का रहा, यानी कि हम जितने भी 100 कंफर्म केसेस थे उसमें से अभी कितने करंटली इन्फेक्टेड हैं, तो हर 100 लोगों में सिर्फ 2 लोगों के अराउंड जो लोग हैं वो अभी इन्फेक्टेड हैं। काफी हद तक हमने रिकवरी कर ली है फ्रॉम द कोविड पेंडेमिक। इसके साथ ही रिकवरी रेशियो 96.3% का है, यानी कि जो हर 100 कंफर्म केसेस थे उसमें से अराउंड 96 लोग जो हैं वो बिल्कुल तरीके से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ केस फैटेलिटी रेशियो, 100 लोगों को अगर कोरोना हो रहा था तो सिर्फ एक इंसान की उसमें से जो है अनफॉर्चुनेटली जान जा रही थी जब कोविड पेंडेमिक हिमाचल में आया है। नेक्स्ट, टेस्ट पॉजिटिविटी रेशियो 9.1%। अगर हम 31 जनवरी और 6 फरवरी के बीच में डेटा कलेक्ट किया गया तो जितने भी टेस्ट हो रहे थे, जितने भी सैंपल कलेक्ट किए जा रहे थे उसमें से सिर्फ 9.1%, यानी हर 100 टेस्ट के ऊपर अराउंड 9 टेस्ट पॉजिटिव निकल कर आ रहे थे। पर लाख 59,000 टेस्ट हुए, यानी हर लाख पे हमने अराउंड 60,000 लोगों को टेस्ट कर दिया है। पॉपुलेशन में टेस्टिंग की जो रेट है वो काफी अच्छी है हिमाचल के अंदर, ठीक है? तो ये पूरा डेटा है अबाउट दी कोविड-19 पेंडेमिक। इसके साथ ट्विन इकोनॉमिक शॉक्स की जो मैंने आपके साथ बात की थी कि डिमांड शॉक लग रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, कंजम्पशन लोगों की कम हो रही है, यानी कि लोग ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं, चीजों को खरीद नहीं रहे हैं, सर्विसेज को नहीं अवेल कर रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे हैं। इसके साथ ही नॉन एसेंशियल्स के ऊपर जो उनकी डिमांड है वो बिल्कुल उन्होंने कम कर दी, लग्जरी गुड्स पे बिल्कुल खर्चा नहीं करना है, ठीक है? तो ये एक शॉक लगा है जिसको हम बोलेंगे डिमांड शॉक। फिर क्या हुआ? सप्लाई शॉक लगा है। सप्लाई शॉक क्यों लगा है? लेबर सप्लाई नहीं है, लेबर अपने अपने घरों पे चली गई है, वर्कर्स अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, कोविड लॉकडाउन है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर सप्लाई लेबर की नहीं है, लेबर की सप्लाई नहीं रहेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होगी? इसके साथ ऑब्स्ट्रक्शन, डिसरप्शन हो रहा है सप्लाई चेन के अंदर भी। जितना ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के ऊपर मैंने आपको बताया नुकसान हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से भी सप्लाई शॉक लगा है। और गवर्नमेंट ने दोनों चीजों को सही करने के लिए काफी कदम भी उठाए हैं, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले एक एक करके हम लोग सेक्टर्स को देखते हैं, किस सेक्टर के अंदर कोविड-19 का क्या इंपैक्ट पड़ा है। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहां पर जैसे हमने देखा 2019-20 में क्रॉप्स की प्रोडक्शन 22.3%, 22.3% थी, बहुत तेजी से डिक्लाइन होकर -12.4% रह गई। लेकिन उम्मीद है कि 2021-22 के करंट फिस्कल ईयर के अंदर ये 12.9% के रेट से इंक्रीज होगी। लाइव स्टॉक, मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लाइव स्टॉक अकेला एक ऐसा सेक्टर था जो कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा था, राइट? तो 9.9% की इसके अंदर 2019-20 में ग्रोथ थी, 5.6% की ग्रोथ थी 2020-21 में, और 21-22 में ये 8.8% की रेट से ग्रो करेगा, ठीक है? इसके साथ अगर हम देखें फॉरेस्ट्री और लॉगिंग, सबसे ज्यादा गिरावट हुई थी -19.6% की, ये हमारी यहां पर गिरी है 8.9 से 19.6%, और यहां से बढ़ करके 0.8% होने जा रही है 2021-22 में। और ये जो रिकवरी आप देख रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं वी शेप्ड रिकवरी, क्योंकि बहुत तेजी से कोरोना पेंडेमिक की वजह से यहां पर प्रोडक्शन कम हुई थी, उतनी ही तेजी से ये प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने वाली है 2021-22 में। ये सारे परसेंटेज पॉइंट्स आप याद रखेंगे। आप याद रखेंगे कि लाइव स्टॉक में सबसे ज्यादा, फॉरेस्ट्री में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है, और लाइव स्टॉक को पॉजिटिव ग्रोथ भी देखने को मिली है कोरोना पेंडेमिक में। फिर अगर सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर आते हो तो सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज्यादा जो हमें नुकसान हुआ है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर हुआ है, -12.3% का हमारे गिरावट हुई कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, क्योंकि ऑब्वियसली माइग्रेंट लेबर की वहां पर हमें सबसे ज्यादा कमी हो गई। जो सप्लाई चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए, दूसरे रॉ मटेरियल चाहिए, उसकी हमें वहां पर कमी हो गई।
ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो -7.3% का डिप यहां भी हमें देखने को मिला है, क्योंकि अगेन लेबर की कमी है, ऑफिसेज बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, तो -7.3% की यहां पर रिडक्शन है। उतनी ज्यादा रिडक्शन नहीं हुई जितनी कंस्ट्रक्शन में हुई है, क्योंकि कुछ एसेंशियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ऑलरेडी काम कर रही थी, उनको बंद नहीं किया गया था, वहां पर लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस रहा बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। फिर बात आ जाती है टर्शरी सेक्टर की, जहां पर हम देखते हैं ग्रोथ रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। इसमें हमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में, और सर्विसेज जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं उनको भी -11.8% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि जो भी सेक्टर्स जितना उनमें ड्रॉप हुआ है इन द ईयर ऑफ 2021 वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ही इंपॉर्टेंट है आपको कितना डिमांड देखने को मिलेगा नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, यानी कि 2021-22 में। 19.1% हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट स्टोरेज ग्रो करेगा, और 16.2% हमारा सर्विसेज इंसिडेंटल टू ट्रांसपोर्ट ग्रो करेंगे। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि अच्छी वी शेप्ड रिकवरी हमें इस फिस्कल ईयर में देखने को मिलने वाली है। क्लियर है? इसके बाद अब टर्शरी सेक्टर में अगर हम ट्रेड एंड रिपेयर सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर ट्रेड एंड रिपेयर सर्विसेज, इनके ऊपर कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हुआ है ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में, और जो पॉजिटिव अगर ग्रोथ हुई है तो वो ग्रोथ हुई है हमारी ट्रेड एंड रिपेयर सर्विसेज में। ट्रेड और रिपेयर सर्विसेज में कोई ज्यादा जो है हमें नुकसान देखने को नहीं मिला है इन दी कोविड-19 पैंडेमिक ऑल्सो। क्लियर? नेक्स्ट, टर्शरी सेक्टर का जो पूरा ग्रोथ रेट है, यहां पर हम टूरिस्ट इनफ्लो की बात कर लेते हैं। टूरिस्ट इनफ्लो हेवीली -81%, जैसे मैंने आपको बताया था, डिक्लाइन हुआ है 2020 के पैंडेमिक में, क्योंकि यहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन हमने 2020 के अंदर लगाया था। 2021 में भी लॉकडाउन लगा था, लेकिन वो उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, उतना ज्यादा स्ट्रांगली इन्फोर्स उसको नहीं किया गया है, इसलिए बहुत तेजी से जो टूरिस्ट इनफॉल है हिमाचल के अंदर वो बढ़ा भी है 75% की रेट से, लेकिन 4.63% की रेट से जो टूरिस्ट फुटफॉल हमारा बढ़ रहा था 2019 में, वो बहुत तेजी से कम हुआ है 2020 में, और अब वो उतनी तेजी से दोबारा ऊपर चढ़ेगा भी, और 2022 में माना जा रहा है कि ये और तेजी से ग्रो करने वाला है। ठीक है, सो ये एक अच्छी खबर है हिमाचल के टूरिज्म सेक्टर के लिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए कोविड पैंडेमिक को दूर करने के लिए? सबसे पहले गवर्नमेंट ने टैक्सेस के ऊपर रिलीफ दिया, चाहे वो टोकन टैक्स हो, स्टेट रोड टैक्स हो, हमारा जो ट्रांसपोर्ट टैक्सेस होते हैं उनके ऊपर अगर हम बात करें तो टोटल टैक्सेस पे गवर्नमेंट ने काफी कमी की है, सब्सिडीज प्रोवाइड की, रिलीफ प्रोवाइड किया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सैलरीज को इंक्रीज किया, नॉन सैलरी एम्प्लॉय जो अलाउंस थी उसको इंक्रीज किया, सब्सिडी को गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया, इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया, और यहां पर भी गवर्नमेंट का काफी खर्चा हुआ है। सो गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस के ऊपर काफी रिलीफ दिया है, और गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर स्टेज कैरेज ऑपरेटर्स। इस स्कीम के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो हमारे बसेस या हेवी व्हीकल्स को परचेज करने के लिए आपको लोन अगर लेना है तो उस लोन के ऊपर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। ऑलरेडी अगर कोई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसे हिमाचल के अंदर चल रही है तो पर बस उनको सम अमाउंट का जो लोन है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। वो जो अगर डेटा मैं आपके सामने रखता हूं, सो पर बस गवर्नमेंट को जो हर एक ऑपरेटर उसको 2 लाख रुपए का लोन जो है गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो लेता है इंसान अपने ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को कंटिन्यू रखने के लिए इन दी कोविड पैंडेमिक, तो वो गवर्नमेंट को उस पर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। जो इंटरेस्ट उसको देना है उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। इसी के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी कि जो रेस्टोरेंट्स या फिर दूसरे होटल्स हैं वो भी अगर लोन ले रहे हैं अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी देने का काम किया है इन दी कोविड-19 पैंडेमिक, राइट। इन एडिशन टू दिस गवर्नमेंट का जो टोटल क्रेडिट प्लान था कि गवर्नमेंट कितना लोन देने वाली है, वो टोटल प्लान बनाया गया था 23,625 करोड़ का, जिसमें से 93.5% यानी लगभग 22,000 करोड़ रुपए प्रायोरिटी सेक्टर्स को दिया गया है, एग्रीकल्चर को, एमएसएमई को, एजुकेशन को, और 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी दिया गया है उन कोविड विक्टिम्स को जिनकी कोविड पैंडेमिक की वजह से डेथ हो गई। ठीक है, जो पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, पैरा वर्कर्स हैं अंडर द हिमाचल गवर्नमेंट, उनकी वेजेस को इंक्रीज किया गया। जो विक्टिम फैमिलीज थी यानी कि जिनके घरों में कोविड की वजह से कोई डेथ्स हुई हैं, तो उनको हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर इंक्लूड करने का भी काम किया। प्रायोरिटी कैटेगरी में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन फैमिलीज को इंक्लूड किया जा सकता है इन दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उन कंडीशंस को थोड़ा रिलैक्स किया गया ताकि वो फैमिलीज जिसमें किसी एडल्ट की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक, उनको हम लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ला करके सस्ते दामों पर जो चावल है, जो तेल है, दाल है, वो हम उनको प्रोवाइड कर सकें। टोल फीस की पूरी रिलैक्सेशन थी लगभग 1 साल के लिए, कोई टोल नहीं चला हिमाचल के अंदर, सारे टोल बंद कर दिए गए थे। क्लियर?
लास्टली चैप्टर 4 की दोस्तों हम बात करते हैं। चैप्टर 4 में हम लोग बात करते हैं एसडीजीज की और गुड गवर्नेंस इंडेक्स की। आपको पता है कि जो हमारे एसडीजीज हैं टोटल 17 गोल्स हैं, नो पॉवर्टी से लेकर के जीरो हंगर, गुड हेल्थ, पार्टनरशिप से सारे गोल्स हमारे चल रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी गोल्स के ऊपर क्या हिमाचल के अंदर डेवलपमेंट हुई है, इसके ऊपर भी चैप्टर 4 के अंदर बात की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि नीति आयोग निकालता है हमारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स। हर स्टेट में, हर स्टेट के अंदर हर गोल के ऊपर कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, उसके हिसाब से हम स्टेट को रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। ये रैंकिंग कैसे डिवाइड होती है? एस्पिरेंट अगर आपका स्कोर 0 to 49 है, परफॉर्मर अगर आपका 50 to 64 के बीच में स्कोर है, और फ्रंट रनर अगर आपका 65 to 99 स्कोर आता है, और अचीवर अगर आप सारे गोल्स को अचीव कर चुके हैं, देन यू बिकम एन अचीवर स्टेट। इस पूरे एसडीजी इंडिया इंडेक्स में जो हमारा थर्ड इंडेक्स निकाला गया, इसके अंदर हिमाचल की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो हिमाचल ने सेकंड पोजीशन गेन की है। अपना पूरा हिमाचल का जो स्कोर है वो 74 रहा है। इन एडिशन विद तमिलनाडु, जिसका भी अगेन स्कोर 74 रहा है, हम लोग जॉइंट सेकंड पोजीशन पर आए हैं। और हमारी जो पोजीशन है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में वो इंप्रूव हुई है बाय 5 पॉइंट्स, यानी कि हम 7th स्पॉट से उठ करके 5th स्पॉट पर आ गए हैं इन दी 2021 एसडीजी इंडिया इंडेक्स। ठीक है, तो हमारा क्या स्कोर रहा? 74 स्कोर रहा है 2020-21 में, और हम सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं। अब इसमें भी अगर हम देखें तो हिमाचल की परफॉर्मेंस अक्रॉस द इंडिकेटर्स आपको इकोनॉमिक सर्वे में बता दी गई है। इसमें हिमाचल का बेस्ट परफॉर्मेंस जो रहा है वो रहा है हमारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में। अचीवर स्टेट बन चुके हैं हम, यानी कि जो गोल हमें अचीव करना था फॉर एसडीजी 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, उसमें हमारा पूरा गोल अचीव हो चुका है। सबसे बुरी परफॉर्मेंस अगर रही है तो वो रही है गोल टू जीरो हंगर। अगेन यहां भी स्कोर 52 है, बहुत कम स्कोर नहीं है। बाकी राज्यों के अगर हम कंपैरिजन करें तो वहां से हमारा स्कोर ऑलरेडी बहुत बेटर है, लेकिन बाकी गोल्स के कंपैरिजन में सबसे कम स्कोर हमारा आया है एसडीजी नंबर 2 में, जिसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ हिमाचल का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम है हिमाचल के अंदर सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव करें, इसके ऊपर काम करना। और प्लानिंग डिपार्टमेंट ने दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये विजन डॉक्यूमेंट निकाला है कि किस तरीके से हिमाचल में हम सारे एसडीजीज को गेन कर सकते हैं और उनको मॉनिटर कर सकते हैं। और इसीलिए हर गोल के लिए पर्टिकुलर नोडल डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई किया गया है कि नो पॉवर्टी इंश्योर करने के लिए रूरल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा। जो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है उसके लिए पावर का डिपार्टमेंट जो है वो जिम्मेदार होगा। जल शक्ति का डिपार्टमेंट हमारा क्लीन वाटर सैनिटेशन के लिए जिम्मेदार होगा। ये सारे गोल्स और इनसे जुड़ी हुई डिपार्टमेंट आपको याद करना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए किस गोल के लिए कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें से प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो गोल 8 और 10 के ऊपर है। हमारा एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो गोल 12 और 13 के ऊपर है। और बाकी हर एक गोल के लिए हमें एक एक डिपार्टमेंट जो है वो अलॉट किया गया। क्लियर? नेक्स्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो अगेन ये इंडेक्स डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से इंडेक्स बनाया गया कि हर राज्य के अंदर गवर्नेंस के मामले में किस तरीके से परफॉर्मेंस चल रही है। इसमें भी हिमाचल प्रदेश जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हिमाचल प्रदेश टॉप पर आता है इन दी नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज में हिमाचल प्रदेश आता है टॉप पर। और कंपोजिट रैंकिंग अगर हम देखें तो हिमाचल टॉप करता है इन दी ग्रुप ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स, यानी कि हिमाचल इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स इन इंडिया। और इसमें भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज में हिमाचल का नंबर जो है वो टॉप पर आ रहा है। ठीक है जी, इसके साथ हिमाचल की अक्रॉस द सेक्टर्स अगर हम बात करें तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो पोजीशन है वो यहां पर आपको दे दी गई है। फर्स्ट पोजीशन है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, सेकंड पोजीशन इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अगेन फर्स्ट पोजीशन इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी, सेकंड पोजीशन इन सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। तो हर एक सेक्टर के ऊपर हिमाचल की परफॉर्मेंस कैसी है वो आपको देखना होगा। टोटल परफॉर्मेंस हमारी क्या है? टॉप रैंकिंग, फर्स्ट नंबर, कोई हमारे साथ टक्कर में नहीं है। और इसके साथ फर्स्ट पोजीशन हमारी आती है इन दी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? इसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात करें कि हिमाचल के अंदर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो यहाँ पर हमीरपुर का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो रैंक 1 लेकर आया था 2020 में। ठीक है, 2019 में इसकी रैंक 3 थी लेकिन वो इंप्रूव हुई है। बिलासपुर की रैंक 1 से घट करके 2 हो गई है। तो ये रैंकिंग आपको याद होनी चाहिए। टॉप मैं तो कहूंगा कि ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, आपको हर डिस्ट्रिक्ट का रैंक यहाँ पर याद रखना होगा। हमीरपुर, उसके बाद बिलासपुर, देन कुल्लू, मंडी, शिमला। जो वर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है हमारी चंबा एंड लाहौल स्पीति। चंबा और लाहौल स्पीति ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा गुड गवर्नेंस जो है वो सबसे कम निकल करके आता है।
ठीक है। तो टॉप 2 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स आर हमीरपुर एंड बिलासपुर एंड बॉटम 2 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स आर चंबा एंड लाहौल स्पीति। नेक्स्ट अप, अगर हम इंडिविजुअल स्कोर अगर ईच डिस्ट्रिक्ट का देखें तो ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में पूरा टेबल आपके लिए दिया गया है, लेकिन आप ये पूरा टेबल में हर एक डिस्ट्रिक्ट का स्कोर यहां पर आप याद ना करें, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें कि हर एक इंडेक्स के अंदर टॉप परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। जैसे एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारी टॉप परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट निकल कर आती है ऊना की, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं क्राइम लॉ एंड ऑर्डर की अगर यहां पर बात करता हूं तो यहां पर कुल्लू की डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप परफॉर्मर निकल कर आती है। तो हर एक इंडेक्स पे टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अप, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की यहां पर बात कर लेते हैं। ये एमपीआई इंडेक्स, जैसे मैंने आपको बताया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर करने के लिए सिर्फ इनकम के हिसाब से ही नहीं, आपको अपॉर्चुनिटीज कैसी मिल रही हैं, आपको एजुकेशन कैसी मिल रही है, इसके हिसाब से अगर हम पॉवर्टी डिटरमिन करते हैं तो हिमाचल के परफॉर्मेंस में हिमाचल की परफॉर्मेंस अगर पूरे इंडिया से कंपेयर करोगे तो काफी ज्यादा बेटर रही है। एमपीआई हिमाचल का काफी कम है, 0.03, 0.032, और टोटल जो है हिमाचल का अर्बन एरियाज में दैट इज 0.007। तो हिमाचल की परफॉर्मेंस एमपीआई में काफी बेटर है। सिरमौर और चंबा ये हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर नेशनल इंडिया का जो एवरेज है, नेशनल इंडिया का एवरेज है 0.118, उससे बुरा, उससे कम परफॉर्मेंस हमारा चंबा सिरमौर में है। और इसका कारण है कि चंबा सिरमौर की शायद जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो उतनी ज्यादा बेटर नहीं है एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल। तो आपको ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद रखने होंगे, चंबा एंड सिरमौर, जहां पर आपका एमपीआई ज्यादा बुरा है एज कंपेयर टू द इंडियन नेशनल एवरेज। अदरवाइज हिमाचल की सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो एमपीआई है वो हमारी पूरे ऑल इंडिया एवरेज के कंपैरिजन में अच्छा है, ज्यादा है, राइट। सो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये सेशन यहां पर मैं कंक्लूड करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो पहले 4 चैप्टर्स हैं, जो जिस्ट है वो आपको समझ आई होगी। बहुत सारा डेटा हमें यहां पर बार बार याद करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। ग्रोथ रेट्स हमें थोड़ी ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, किन सेक्टर्स के ऊपर कोविड पेंडेमिक का इंपैक्ट ज्यादा है कम पड़ा है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे चेक करिए, आपको मैं इस पूरे सेशन का पीडीएफ और एक जिस्ट ऑफ द फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे वो प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जो आप रिवीजन के लिए भी बाद में यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उनकी भी पूरी सीरीज का शेड्यूल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए यहां पर इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।